गाय हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट की चीज़ है और एक मेजॉरिटी के लिए वो पूजनीय है, लेकिन एक तबका ये भी जो कहता है कि भाई और नॉर्थ ईस्ट या बहुत सारी स्टेट है जहाँ अलाउ है गाय वहाँ कटती है। देखिए उसमें मजाक क्यों उड़ता है ना, क्योंकि हिंदू सहन कर लेता है। आप किसी और धर्म का मजाक उड़ा के देखिए, आपके ऑफिस के सामने 5000 लोग खड़े हो जाएंगे। आप खुद गौमूत्र पीते हैं? तो कोरोना के समय में हमारे कई सारे गौसेवक को कोविड हो गया था। हमने सबको गौमूत्र पिलाया। गौमूत्र मतलब पैरासीटामोल का बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसके अंदर। गो हत्या मतलब मृत्युदंड। गौरक्षक होते हैं वो बड़े हिंसक होते हैं। बॉर्डर पे गोली चलेगी तो क्या करेगा आदमी? गोली का जवाब गोली से। अगर आप हमारी गाय को मारोगे तो क्या करेगा आदमी? 5-10 हज़ार रुपए की शराब की बोतल लेने से पहले आदमी सोचता नहीं है, वो जया और पार्टी है, चलो 5 हज़ार की दारू की बोतल ले। अगर दूध की रेट 100-150 रुपए हो जाती है तो आदमी घबराने लग जाता है। गौरक्षा वाले 99% केसेस में वो सही है। हम 1000 साल तो गुलाम रहे, उस गुलामी से हम निकले हैं, तो अभी तक तो हमें संभलने में 60-70 साल हुए। बहुत जान जोखिम भी होता है ना, उसके पास रिवॉल्वर है ना बंदूक है, सिर्फ इच्छा शक्ति है। 2 गाय या 4 गाय ऐसा मॉडल में हजारों दिखा दूंगा जो उससे 50-60 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। शहरों में ज्यादातर गाय जो हैं वो देखा जाता है कूड़ों पर घूम रही हैं, लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं और उससे नुकसान कितना है लोगों को। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है जब आप गाय पालते हैं, गौ सेवा करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? एक यात्रा पे 60-65 दिन के लिए निकले तो घर छोड़ के ही निकले, तो चैलेंज तो कोई माने ही नहीं है। गाय के लिए प्रयास करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे, तो जितना होगा उतना करेंगे। गाय मूत्र से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, तो ये क्या मिथ है या सही है? जो 6 महीने के बच्चे होते हैं ऊपर के नवजात शिशु के, उनको गाय का दूध दे सकते हैं क्या? डॉक्टर मना करती है नहीं पचेगी। कुछ दिन पहले एक गेस्ट आए थे पॉडकास्ट में, तो उन्होंने भी कहा था कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। कितना सच है? तो एक जर्सी गाय होती है, एक देसी गाय होती है, तो कौन सी गाय होती है जो जिसका दूध ज़्यादा फायदेमंद होता है? जो आप यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या उसके जरिए आप लोगों को जागरूक करेंगे और कैसे करेंगे? कोई एक ऐसा आइडिया आपके मन में आया कि इस आइडिया के चलते लोगों का धन धान्य भी बना रहे, गौ सेवा भी हो पाए? तो क्या ये चीज दोबारा से वापस कैसे आ सकती है कि लोग कुत्तों की तरफ ध्यान देना छोड़ करके गाय की तरफ फोकस करें और जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट डॉग्स को देते हैं वैसा ट्रीटमेंट एक बार फिर से गाय को मिले? पालने के लिए सबसे अच्छी गाय कौन सी है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि गौरक्षा, गाय भारतीय जनमानस की आस्था और आत्मा का प्रतीक है। इसकी रक्षा केवल धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक कर्तव्य है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि गौरक्षा कोई कट्टरता नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत उदाहरण है। यानी कि हमारे महापुरुषों ने हमेशा माना कि गाय हमारी संस्कृति में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं, यही सुनते आए हैं कि गाय हमारी माता है। लेकिन जब किसी कॉपी पर, किसी एग्जाम में हम गाय पर लेख लिखते थे तो हमेशा यही लिखते थे कि गाय एक चौपाया जानवर है। आपने मेरी बातों से इतना तो समझ लिया होगा कि हम जो सुनते आ रहे थे और जब हम उसको शिक्षा में रूपांतरित कर रहे थे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। गाय को लेकर तमाम सरकारों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन ऐसी क्या स्थिति है कि आज हम गौ आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारी कि सारे संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद गाय सड़क पर मर रही है? गौशालाओं में उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाता है। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है भारत में कि गाय को दुनिया पहचान रही है, गाय को लेकर रिसर्च कर रही है, लेकिन भारत में लोग इसे सिर्फ दूध देने का जरिया मान रहे हैं। आज भी मुझे याद है कि गांव में लोग कहते थे कि गाय एक लक्ष्मी की तरह है, गौ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था। लेकिन शायद हम अपने पुरखों से सुनी हुई इन बातों को दरकिनार करते रहे या भूल गए, हमने बिसरा दिया।
इन्हीं सब चीजों को लेकर गाय भारत की संस्कृति से कैसे जुड़ी हुई है, लोगों को यह बताने की खातिर एक यात्रा हो रही है। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये यात्रा, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यात्रा ऋषिकेश से शुरू होगी और रामेश्वरम तक जाएगी। इस यात्रा का नाम दिया गया है गौ आधारित भारत के पुनः निर्माण की ओर। 61 दिनों की यह यात्रा होगी और इस यात्रा में 2 ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो इतनी बड़ी यात्रा करने का संकल्प लेकर अपने साथ चल रहे हैं। उन दोनों से मैं आज आपका परिचय करवाना चाहूंगा, क्योंकि दोनों बहुत खास मेहमान हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हिंद राइस गौ संवर्धन के संस्थापक, राष्ट्रीय गौ सेवक संघ के संस्थापक नरेंद्र कुमार मिश्रा जी का, और स्वागत करना चाहूंगा जीव जंतु कल्याण एवं कृषि शोध संस्थान और डेयरी एग्री कंसल्टेंट भारत सिंह राजपुरोहित जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, गाय एक ऐसी चीज है कि हर किसी का लगाव होता है, किसी ना किसी रूप में जुड़ाव होता है। तो आज हमारे न्यूज़ रूम में जितने भी मेरे सहयोगी हैं, वो आज आप दोनों से कुछ बहुत गंभीर सवाल भी पूछेंगे। आप गाय पर इतना काम कर रहे हैं, कई बार तो लोग हंसते भी होंगे कि क्या गाय भी इतनी काम करने की ज़रूरत है कि आप 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो पूछेंगे कि इस भीषण गर्मी में कौन इतनी लंबी यात्रा करता है। भैया, गाय हमारे जीवन का आधार थी, हमारे घर में थी। आज एनएमएफ न्यूज़ में हम हैं। मेरे हिसाब से सभी ने गाय को नज़दीक से देखा होगा, घर में गाय रही होगी। आज नहीं तो बचपन में नानी के यहाँ गए तब देखा होगा। तो गाय घर का हिस्सा थी, गाय सड़क पर चली गई। क्यों गई? क्योंकि हमारे एक कहावत आती है, सुर मन प्रीत रीत सदा चली आई। ये स्वार्थ की दुनिया है, जब तक कमाई होती है तब तक तो सब ध्यान रखते हैं। तो इस गो राष्ट्रीय यात्रा में हमने एक नारा कहो या एक बात कही, आस्था से अर्थव्यवस्था तक। गाय से हमारी आस्था है, सभी की है, गौ माता सभी कहते हैं, और जब गाय दिखती है तो श्रद्धा भाव भी आता है। पर वही जब अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगी, जब कमाई होगी, तो आदमी उस गाय को घर में रखेगा। अब वही गौ माता जब रोड पे प्लास्टिक खा रही है या किसी खेत में घुस गई चारा खाने के लिए, तो डंडा मार के भगाया जाता है। ऐसी सारी परिस्थितियां हम देखते हैं अपनी नजरों से। क्यों हुई? गाय हमारे घर से बाहर क्यों हुई? जन जागरूकता नहीं थी। तीन चार जो क्रांतियां आई हमारे देश में, सबसे पहले तो हमारे हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में बहुत उस समय माहौल बना। उस समय हमारे यहाँ खेतों में यूरिया डीएपी आ गया, गोबर डालना हमने बंद कर दिया, ट्रैक्टर आ गए। तो जो बैल होता था वो घर से बाहर चला गया। बैल घर से बाहर चला गया, उसकी कीमत मिलनी बंद हो गई, तो लोगों ने नंदी को बाहर छोड़ दिया। फिर आई श्वेत क्रांति कि बहुत मिल्क चाहिए, दूध चाहिए। दूध उस समय कुछ बहुत था गाँव में, पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था उसका, तो उसके लिए श्वेत क्रांति लाई गई। उसके लिए एचएफ जर्सी ये गाय हमारे विदेशों से यहाँ पे आई, जिसे हम तो गाय भी नहीं कहते। जब गाय यहाँ पर आई तो दूध बढ़ा, और उस गाय के कारण फैट से नामकरण होना शुरू हो गया, और उसके कारण हमारे घर से देशी गाय भी बाहर निकलनी शुरू हो गई। घरों में गाय ने देशी गाय रखना बंद कर दिया। फिर आया पिंक रिवॉल्यूशन, उसमें मीट एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी पॉलिसियां बनी, बहुत मीट एक्सपोर्ट हुआ, उसमें गाय कटनी शुरू हो गई। इन तीनों क्रांतियों ने बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश में किया है। नरेंद्र भाई और हम जैसे जो गोभक्त पूरे देश के हजारों लोग प्रयास कर रहे हैं। ये भावना सभी के अंदर, आप में से भी किसी ने कभी सुना भी होगा अपने आसपास। अभी हम बात करें ब्राउन रिवॉल्यूशन की, गोबर क्रांति की। गोबर ब्राउन कलर का होता है, उस गोबर क्रांति के नाम से हम प्रयास कर रहे हैं। आज गोबर एक्सपोर्ट हो रहा है, गोबर की मूर्तियां बन रही है। दिवाली के दिन गोबर के दीपक मिलते नहीं है। आज मैं तो जब देखता हूँ अमेज़न पर गोबर के उपले बिकते हैं, तब भी ताज्जुब होता है कि क्या ऐसे ये दौर में हम पहुंच गए हैं। और बिकते भी कितने हैं, 400-400, 500-500 रुपए के बिकते हैं। वो 4 गोबर के कंडे बेचे जाते हैं। वो तो मार्केटिंग वो चीजें होती है, वो सब करते हैं। मैं तो आप ये बात कहूंगा कि जैसे आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी मेरी, कि पंजाब में जमीन को कैंसर हो रहा है। आदमी को तो कैंसर होता है, जमीन को भी कैंसर हो रहा है। देख कर आया हूं होशियारपुर में। तो ये कैंसर क्यों हुआ? कि सबसे पहले एचएफ जर्सी कहाँ आई थी? पंजाब के अंदर आई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ होती? वहां पे हुई थी। तो हमने इतना यूरिया डीएपी खेत के अंदर डाल दिया कि उस खेत के यूरिया डीएपी से, आज आपको विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बात कहूंगा, पंजाब और बाकी राज्यों के अंदर, मैं हरिद्वार से भी यात्रा शुरू की, ऋषिकेश से, तो हरिद्वार आए थे हम। हरिद्वार के अंदर बात चली कि 15-20 साल पहले कितने आईवीएफ सेंटर हरिद्वार में थे? एक भी नहीं था। आज बच्चे पैदा करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हरिद्वार में 6 आईवीएफ सेंटर होंगे। पंजाब में छोटे छोटे टाउन के अंदर आईवीएफ सेंटर खुल गए। बड़े बड़े ऐड चलते हैं कि बच्चों के लिए आईवीएफ सेंटर है, आईवीएफ सेंटर है। क्यों स्थिति आई ऐसी? जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे को जन्मते ही 2 किलो का बच्चा होता है, लगभग आपने आसपास देखा होगा।
2 किलो, हम सभी प्रयास क्या करते हैं, बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, वो 2 किलो का बच्चा जब बाहर आता है उसको पेटी के अंदर रखते हैं, वो बच्चा जन्मते पेटी के अंदर रहता है। पहले माओ के 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, फिर भी शरीर देख के कह नहीं सकता कि 5-7 बच्चे हैं। अभी पहला और दूसरा बच्चा तो दूसरी से नाम ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थितियां क्यों है? खान पान, ये चीजें, हम इन सब चीजों से गाय से दूर हट गए इसलिए। अच्छा, पहली बार ऐसा मैंने देखा कि आप जो मुहिम चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, एक एजेंडा बन गया। मैं नरेंद्र जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, एक राजनीतिक ये मुद्दा बना छुट्टा पशुओं का। आपने देखा एक बात कही गई कि भाई जब इतनी अच्छी सरकार चल रही है तो छुट्टा पशुओं का लोग दूध निकालते हैं और जब दूध देना बंद कर देती है उनको छोड़ देते हैं और वो किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा रही है। मैं ये मोटे तौर पर आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या हमारा देश कहता कुछ और है, करता कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में खास करके जब से योगी जी का शासन है, यहाँ गौशाला में बहुत काम हुआ है। आप किसी भी गौशाला को कवर करिए जो सरकार के अधीन चल रही है, बहुत काम हुआ है। लेकिन एक दिन में जो पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो सिस्टम खराब हो रखी है, वो आप 10 साल में, 5 साल में ठीक नहीं कर सकते, समय लगेगा। बात है कि आवारा पशु क्यों घूमती है रोड पे? क्योंकि आप छोड़ते हैं, किसान छोड़ता है। किसान क्यों छोड़ता है? कि किसान को दूध की सही प्राइसिंग नहीं मिलती। इस पे सरकार दोषी है इसके लिए। अब सरकार क्यों प्राइसिंग मिल्क नहीं बढ़ा पाती है? क्योंकि ये जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यानी कि जैसे ही मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कहेंगे महंगाई बढ़ गई। तो सरकार को कहीं ना कहीं, जैसे बाकी जगह पर सब्सिडीज है या जैसे हर गरीब लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल सरकार ने दिया हुआ है, वैसे अगर गाय के लिए सरकार फूड सिक्योरिटी लेकर के आए और गौ सेवक को या गौ पालक को एक सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाए तो शायद ये समस्या सॉल्व हो सकता है। किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप 2, 4, 5 गाय पाल रहे हैं तो मैं उनकी, देखिए, भावना होना चाहिए कि हम उनको रोके, लेकिन मजबूरी भी समझिए। आर्थिक तंगी में आके आदमी छोड़ता है। लेकिन एक वर्ग है जिसका काम है गाय का दोहन करना, दूध निकालना और छोड़ देना। और जो ज्यादातर गाय आप देखते हैं वो गाय जर्सी और यानी कि क्रॉस ब्रीड की गाय होती है। मैं इस पर आऊंगा आपसे कि क्या हम उसको घर में रख सकते हैं और कैसे हम गौ आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं उस स्थिति में जब कोई गाय दूध नहीं देती है, तब कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, वो बहुत सही आपने कहा कि गाय सिर्फ दूध के लिए नहीं बनी है। गाय का गोबर है, जो गोबर की हम बात करते हैं, वो एक अपने आप में समझ लीजिए कि एक डायमंड है, वो एक हीरे के समान है। वो गोबर की, आप गोबर का उत्पाद बना सकते हैं। गोबर को खेत में डाल के, जो आज यूरिया डीएपी के लिए हम इतना खर्चा कर रहे हैं, भारत का 3 लाख करोड़ के आसपास का इंपोर्ट है अभी के समय में खाद्य पदार्थों का। किसान मर रहे हैं बेचारे, पूरे भारत में प्राइसिंग नहीं मिल पा रही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस इतना बड़ा हो गया है आज के समय में कि वो प्राइस नहीं निकाल पा रहे उस चीज का। तो ये एक समस्या ये वाला है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या हम जैविक जो खेती कहते हैं उसकी तरफ बढ़े तो गाय के गौमूत्र और गोबर से ही आप गाय पाल सकते हैं। सरकार ने इस पे बहुत सारे प्रयास किए हैं, अलग अलग दल के जो सरकार जहां जहां बनी है प्रयास किया है। लेकिन जब तक ये एक बड़ा रेवोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि जब तक जन नहीं जागेगा, लोग मिल्क नहीं समझेंगे, लोग गाय की वैल्यू नहीं समझेंगे। सिर्फ पूजा में आप गौमूत्र लेने जाते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि पूजा से पहले क्या कभी गाय की याद आपको आई है? क्या आपके घर के बगल में कोई गाय प्लास्टिक खा रही है तो आप कैसा फील करते हैं? आप बगल से गुजर जाते हैं। ये समस्या है। जब तक ये नहीं बदलेगा, और गाय तो छोड़िए, लोग आजकल तो अपने माँ बाप को भी किसी न किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, बहुत ज्यादा स्वार्थ हावी हो गया है, जिसकी वजह से आज गाय की ये दशा है। लेकिन सुधार हो रहा है, पिछले 10-11 साल में बहुत बदलाव हुआ है। गाय यूपी में बिल्कुल कटना बंद हो गया है मेरे नॉलेज में। बाकी राज्य के बारे में नहीं पता, बट यूपी में जहां हम लोग काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर इस पर बहुत काम हुआ है। हाँ, मतलब हम राजनीतिक, मेरा कोई सवाल नहीं था, मैं बस यही समझना चाह रहा था कि कैसे हम इसको इससे आधारित एक अर्थव्यवस्था डेवलप कर सकते हैं। अब जरा हम अपने लोगों के सवाल लेते हैं। कुछ न्यूज़ रूम में लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। आप शुरू करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम श्रेष्ठा है। सर, मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि गाय मूत्र से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। कोरोना टाइम में आप देखे होंगे, तो ये क्या मिथ है या सही है? देखिए, इसको तो साइंस ने प्रूव कर दिया है। आज जितनी भी मेडिसिन की कंपनी है, जो भी आयुर्वेद पे काम कर रही है, आप उनके डेटा को देखिए कि क्या कहां से खरीदते हैं वो। कई सारी कंपनी है इसके ऊपर। तो ये मिथ नहीं है, बिल्कुल सच है। अगर मिथ होता तो आपके घर में पूजा पाठ में गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं होता। गौमूत्र का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि उससे पॉजिटिविटी आती है।
कैंसर जैसी बीमारी है और कई सारी ऐसी बीमारी है जिसपे गौमूत्र का इस्तेमाल हो रहा है। गौमूत्र में ये भी पाया गया है कि गोल्ड का भी कुछ कंपोनेंट होता है, जो गाय के जो हम्प होता है, आप सबको पता भी नहीं होगा कि गाय जिसके पास हम्प नहीं है वो गाय नहीं है। तो आज 99% गाय जो है उसके पास हम्प नहीं है, तो उसका गौमूत्र किसी काम का नहीं है। जिसके पास हम्प है उसमें क्या है कि विटामिन डी जो उसकी नारी, सूर्य नारी है, उसके हम्प के ऊपर उससे प्रभावित होकर के घी में, दूध में, सब में जाता है और गौमूत्र में भी जाता है। तो बहुत काम की चीज है। एक तो गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के मल मूत्र में लक्ष्मी का वास है। तो पहले हमारे घर लिपे जाते थे। पूरे दुनिया में एक ही गाय ही है जिसका गोबर और गौमूत्र इतना पवित्र मानते हैं कि उपयोग किया जाता है। कुछ लोग ग्रहण भी करते हैं, घरों में भी लिपा जाता है। तो हमारे पूर्वजों में तो यही था, उन घरों में लिपा जाता तो नंगे पैर आप चलते थे, बिल्कुल ठंडक रहती थी, घर का माहौल भी अच्छा रहता था, आपको बाकी सारी बीमारियों से भी दूर रहते थे। तो इतना पवित्र माना गया कि आदमी ने उसको नजदीक से रखा, उसको मतलब घृणा नहीं की गई। बाकी तो हम कोई भी मलमूत्र, कितना भी प्रिय व्यक्ति होगा, उसका मलमूत्र भी इतना पवित्र नहीं मानते। गाय का मलमूत्र इतना पवित्र हमारे यहाँ माना जाता है समाज के अंदर। अब गौमूत्र की बात आती है तो साइंटिफिक प्रूफ आजकल सब जगह चाहिए। मैं से बातें कर लूँ तो उसका कोई रीजन नहीं रहता है। तो बहुत सारे हमारे शास्त्रों के अंदर भी कई ऐसी किताबें भी पुरानी, चरक संहिता वगैरह, इसमें गौमूत्र का उपयोग लिखा गया है। उसकी बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी फार्मेसी कंपनियां बना रही है, जिसमें जो पूर्ववत बड़ी बड़ी कंपनियां आप कहोगे, डाबर वगैरह या बाकी सारी कंपनियां, साउथ के जो दूसरे पंचगव्य का इस्तेमाल इजराइल ने शुरू कर दिया। हाँ, इजराइल के पास जमीन सही नहीं था, तो इजराइल ने पंचगव्य यानी कि गौमूत्र से जो प्रोडक्ट बनता है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। दुबई वगैरह बाहर जा रहा है, जापान मंगा रहा है, सब जगह बाहर जा ही रहा है। तो क्यों कुछ नहीं है? हम तो धार्मिक तरीके से सोच रहे थे कि हम हिंदू धर्म के सनातनी हम लोग, उनका तो धर्म हमारा मैच नहीं करता है। वो क्यों गोबर मंगा रहे हैं, वो क्यों गौमूत्र मंगा रहे हैं? कि उनको इसका महत्व पता है। आप जितनी गाय हमारी देसी हमारे देश में है, उसका 30% गाय बाहर है हमारी। लेकिन इसका कई बार आप देखेंगे सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है। भैया एक्चुअली गाय क्या धर्म से जोड़ दी गई। गाय धर्म का विषय नहीं, गाय सबके घरों में रहा करती थी, सबकी साथी थी। हमने देखा कुछ लोग गौमूत्र पी रहे थे तो उनका मजाक बना दिया गया, गोबर का लेप लगाकर बैठे। तो जब ऐसे ऐसे लोग भी दूसरे धर्म के, मैं कहूंगा जिनको कैंसर हुआ है उनके भी कैंसर गौमूत्र से ठीक हुए, ऐसे सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीजों के हम आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पे रिसर्च वगैरह शुरू कर दी है। और बाकी जगह जो हो रहे हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स है उनके हम बिल्कुल प्रूफ के साथ। आप सही कह रहे हैं। देखिए उसमें मजाक क्यों उड़ता है ना, क्योंकि हिंदू सहन कर लेता है। आप किसी और धर्म का मजाक उड़ा के देखिए, आपके ऑफिस के सामने 5000 लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई मजाक उड़ा रहा है, एक मजाक उड़ा रहा है, तो उसके खिलाफ 1000 लोगों को किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया कहीं भी है तो उस पर टूट पड़ना चाहिए। आपके घर पे हमला हो रहा है, आपकी माँ पे हमला हो रहा है, तो आप छोड़ दोगे क्या? तो ये दिक्कत है हमारे साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए? बिल्कुल पीना चाहिए। जहां जरूरत है आप आयुर्वेद की सहायता लेकर के आप जहां जहां ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, बहुत ही छोटी मात्रा में ले सकते हैं। गौमूत्र का विशेष ये है, कोई भी मेडिसिन आयुर्वेद की लेते हो तो गौमूत्र उसकी क्षमता को 10 गुना बढ़ाता है। ये तो प्रूवन है, गौमूत्र उसकी क्षमता को बढ़ाता है। और साइंटिफिक वे से आप जो रिजल्ट देखते हो उसके हिसाब से भी आज इतनी सारी मेडिसिन बन रही, घनवटी बन रही है। मैं खुद उपयोग करता हूँ और चीजों से इतना फर्क पड़ता है। आप खुद गौमूत्र पीते हैं? उपयोग करते हैं। हमने कोरोना के समय में हमारे कई सारे गौसेवक को कोविड हो गया था, हमने सबको गौमूत्र पिलाया। गौमूत्र मतलब पैरासीटामोल का बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसके अंदर। अगर किसी को बुखार होता है, आप ट्राई करके देखो, अगर आपको ठीक नहीं हो जाए। हमारे साथ मेरे दूसरे सहयोगी हैं, अपना परिचय दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम फजल अब्बास है सर। सर हमारे हिंदू भाई जो है वो गौ माता को माता मानते हैं। तो ये टॉप 5 देशों में भारत आता है जिसमें बीफ एक्सपोर्टिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो सरकार अभी तक तो चलिए कांग्रेस सरकार थी, उसने कोई इस पर काम नहीं किया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, अभी तक काफ़ी साल हो चुके हैं। तो ये कब तक मतलब बैन लगा पाएगी सरकार बीफ एक्सपोर्टिंग? नहीं, सरकारी कानून के हिसाब से तो बीफ एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन हो रहा है नहीं, ये कानून नहीं। बीफ, काऊ बीफ अलग है। काऊ मतलब देखिए, बीफ इज जनरल वर्ड। यस सर। जहाँ पे बफेलो भी आता है, लेकिन मैं बफेलो के उसके भी जान, उसकी आड़ में वो चीज हो जाती है, उसकी आड़ है, उसकी भी जान है। लेकिन सरकार के चूंकि एक बहुत बड़ा उद्योग जुड़ा हुआ है उससे, तो बीफ अलाउड है। बीफ का मतलब ये नहीं होता गायों काट दो। तो सरकार ये कब तक सुनिश्चित कर पाएगी कि उसकी इसके लिए कानून बना हुआ है। राज्य माता, जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता बनाई है, अब ये तो कानूनी विषय हो गया, राज्य माता बनाई है, हर स्टेट के कानून बने हुए हैं। ये केंद्र सरकार ने या संविधान में उसमें ये राज्य का विषय छोड़ दिया था कि ये कानून राज्य बनाएगा। हमारा ये कहना है कि गाय अगर कटती है कहीं पे है या ऐसी चीजें कभी मानी जाती है जो पहले 70 साल पहले या 100 साल पहले जब राजा महाराजा के टाइम में गो हत्या मतलब मृत्युदंड, तो हमारी तो मांग यही रहती है, कोई गो हत्या होती है या ऐसी चीजें पाई जाती है, क्योंकि माँ के समान मानते हैं, परिवार का सदस्य है,
अभी यूपी में कानून आया था 2 साल पहले, जिसमें इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और 7 साल की सजा है उत्तर प्रदेश में, जहां हम बैठे हैं। बाकी कई सारे स्टेट में उस पर स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, लेकिन हमारी जो डिमांड है कि गाय हत्या पर जो है सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा और कम से कम आजीवन कारावास हो तो लोग सोचेंगे कि अरे भाई ठीक है 302 के जब डर होता है। अच्छा, जब आप इस तरह की सजा की मांग करते हैं, लोग कहते हैं कि जो गौ सेवक होते हैं या गौ रक्षक होते हैं वो बड़े हिंसक होते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं भी हो गई हैं जिससे आपकी लोगों की धारणा बन गई। आप कहेंगे सैनिक भी हिंसक है, बॉर्डर पे गोली चलेगी तो क्या करेगा आदमी? गोली का जवाब गोली से। अगर आप हमारी गाय को मारोगे तो क्या करेगा आदमी? आपको रोकेगा ना। और आत्मरक्षा का हक सबको है। आज धर्म और आस्था का प्रतीक है, हमारे से जुड़ी है, तो क्या उसको काटना जरूरी है? वो चीजें होनी जरूरी है किसी भी संभव में, किसी भी रूप में स्वीकार्य। कई बार हमने रेस्क्यू किया है ना, एक बछड़ा मेरे सामने दम दे दिया, आधा कटा हुआ था उसको। ज्यादा दूर की बात नहीं, यही गौतम बुद्ध नगर जिले की बात है। ये तो बहुत दुख का विषय है ये हो रहा है। सर मेरा नाम नमस्ते दीदी। चंद्रकला है। आप जब घर पे गाय पालने की बात की हमने, तब आप बचपन में गाय रहती थी घर पे? हाँ, मेरे नाना के खुद तबेले थे, बहुत सारे गाय हैं। अभी मेरे ससुराल में भी है एक गाय। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, जो 6 महीने के बच्चे होते हैं ऊपर के नवजात शिशु के, उनको गाय का दूध दे सकते हैं क्या? डॉक्टर मना करती है नहीं पचेगी, गाय का माँ के बराबर गाय का दूध माना गया है। बच्चा जब 2-3 महीने का होता है तब से जीवन में हम शुरू करते हैं जो लाइफ टाइम गाय का दूध उपयोग करते ही करते हैं। और वो दूध से बढ़िया तो कोई दूध ही नहीं है। और घी की भी जब बात आती है ना, तो घी का उपयोग, मतलब जो आपको कहता है हार्ट अटैक आ जाता है या दूसरी चीजें आती है, 100% गारंटेड आप देसी गाय का घी और शुद्ध घी उपयोग कीजिए, आप सारी बीमारियों से दूर रहोगे। ना तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना कोई चीज होगी। दूध आप आनंद से उपयोग लीजिए बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए तो हम कोई ये भी नहीं है कि साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत है, ये तो नहीं। आप अपनी नानी से पूछिए, दादी से पूछिए, घर में पूछिए। हाँ, तो बस वही चाहिए। दूध नहीं हो बच्चा मजबूत कैसे होगा? फिर कोई संकट आए तो लड़ने कहाँ से भेजेंगे? हेलो सर, मेरा नाम नेहा है। इसी के बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि हमारे यहाँ पिछले कुछ दिन पहले एक गेस्ट आए थे पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने भी कहा था कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए। तो वेगन करता है जो, वेगन नहीं होता ना, सब क्या चलता है, वीगन। तो मतलब कितना सच है? क्योंकि बचपन से तो हम लोग यही सुनते आए हैं। अच्छा जो आप सुन रहे हैं वही सच है। जो आप आज देख रहे हैं एक मुहिम है, इस जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, ताकि एक स्ट्रिक्ट लॉ आए। उसके खिलाफ कॉर्पोरेट्स का एक मुहिम है, जो दूध की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वेगन प्रोडक्ट यूज करती हैं, उनका मुहिम है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, A1 और A2। A2 मतलब जो देसी गाय है आपकी, उसको तो सब लोग दबा ही रहे हैं, लेकिन A1 जब बचाने की बात आती है तो बोलते हैं दूध अच्छा है। तो इस तरीके के सोशल एक्टिविस्ट आपको दिख जाएंगे, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। आपके पास प्रमाण है, आपका वेद, आपका संस्कृति, आपकी दादी, आपकी नानी, उनसे पूछिए, वो बताएंगे गाय का दूध का मतलब क्या होता है। ये सब बाकी सब बकवास है। हेलो सर, मेरा नाम कृष्ण गंध है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गाय का दूध, जैसे बकरी का दूध होता है ना कि डेंगू में काम आता है, तो गाय का दूध किन किन बीमारियों में उपयोग हो सकता है? सभी में गाय का दूध पूर्ण आहार माना गया है। 1 गिलास दूध, कई संत आज भी मौजूद है तो 1 गिलास दूध पी के पूरा दिन निकाल लेते हैं। 1 गिलास दूध से, गाय का 1 गिलास दूध संपूर्ण आहार है, जो आपको दिन भर में अच्छी सारी चीज मिल जाती है। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बीमारी होगी ना जिसमें गाय का दूध, खाली गाय का दूध ही काम करे, जैसे डेंगू में खाली बकरी का दूध पिला देते हैं तो उससे बीमारी खत्म हो जाती है। सभी जगह आप कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ शरीर में होना, आप शुरू करके देख लो। आज आप स्ट्रेस में रहते हो, आप अल्जाइमर है, बाकी चीजें भूलने की बीमारी हो रही है आपकी, आपके ये मांसपेशियां, आपके हड्डियां कमजोर है, किसी में भी आप काम लो, बढ़िया। सर मेरा नाम तानिया है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं एक जर्सी गाय होती है, एक देसी गाय होती है, तो कौन सी गाय होती है जो जिसका दूध फायदेमंद होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है? दीदी, गाय जर्सी देसी वो तो गाय मानी ही नहीं जाती है। और देशी गाय का दूध जो घर पे हम रखते थे, आजकल तो क्या मिलावट इतनी हो रही है देश भर में, मान लो मैं चाहता हूं कि आप इसका जरा बहुत अच्छे से वर्णन करिए इसका। लोग समझ नहीं पाते हैं ये जर्सी गाय और देसी गाय। और थोड़ी देर पहले आप मुझे समझा भी रहे थे कि ये जो बाहर से गाय एक आई हमारे भारत में, उसने हमारी जो देसी गाय थी उनको दूषित कर दिया। अच्छा, एक बात सुनो, ये जो कैंसर हॉस्पिटल, IVF सेंटर या बाकी सारी बीमारियां आप ज्यादातर देख रहे हैं हम, हमारे पिछली पीढ़ी में जब 30 साल पहले बात करता हूँ तो डायबिटीज, BP या बाकी सारी जो कॉमन बीमारियां, मेरे हिसाब से देश में 20% लोग कोई ना कोई दवाई ले ही रहे होंगे।
तो वो ठीक है। ये गाय जब आई है उसके अंदर मैं विशेष रूप से कहता हूँ डायबिटीज तो लगभग हर आदमी को होनी शुरू हो गई 30, 40, 45 की उम्र के बाद में। बाकी चीजें भी हो रही है। एचएफ जर्सी मतलब जिसका हम्प नहीं है और आपको वो देखते ही गाय अलग सी दिख जाएगी, अजीब सी, बिल्कुल सपाट होगा। देसी गाय जीवन में 15-16 बच्चे देती है, वो 4-5 बच्चे देके समाप्त हो जाती है। और दूध का उसको मात्रा ज्यादा होती है, तो आजकल क्या दूध तोल पे बिकता है ना, क्वालिटी पे चीजें बिकती नहीं है, तो इस कारण है। अच्छा, तोल पे बिकने वाला दूध। एक बात और है, मैं इसी साथ जानना चाहता हूँ आपको कि एक ऐसा किसान जो गौपालक है, वो दूध निकालता है, वो बेचता है, उसकी कीमत और जो मार्केट में दूध मिल रहा है उसकी कीमत जब आप देखेंगे, अगर वो कहेगा कि भाई हमारा दूध आप ले लो 62 रुपये किलो, 62 रुपये लीटर या 68 रुपये लीटर, तो कोई लेने को तैयार नहीं होगा। लेकिन मार्केट से लोग 100 रुपये लीटर का दूध ले रहे हैं। भैया मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गो उत्पाद और गाय का दूध उपयोग करना ही चाहिए। गाय का दूध नहीं तो अमृत कहते हैं हम। आप 5-10 हज़ार रुपए की शराब की बोतल लेने से पहले आदमी सोचता नहीं है, वो जया और पार्टी है, चलो 5 हज़ार की दारू की बोतल ले आए। अगर दूध की रेट 100-150 रुपए हो जाती है तो आदमी घबराने लग जाता है। क्या है कि गोचर भूमि हमारे यहाँ चारे की जमीनों पे कब्जे हो गए। पहले क्या था कि गाय खुले में चर के आती थी, अपना जितना चारा खाया, घर पे आके 2-4 लीटर दूध दिया, घर के लिए उपयोग किया, जो देना है डेयरी में दे दिया, वो सारी चीजें होती थी। उन चीजों से हम दूर हट गए तो रेट बढ़ गई। आज चारा ही 22-25 रुपए किलो आता है। शहरों में गाय रखना असंभव हो जाता है। तो शहरों में जो डेयरी चला रहे हैं या देशी गाय का करते हैं उनकी रेटें होती है, पर आप गाँवों में भी आप देखोगे ना, जो गोपालन है उनको रेट नहीं मिलेगी तो गाय पालना उनके लिए संभव नहीं होता। हम तो एक मुहिम चला रहे हैं कि अपने घर में गो उत्पाद उपयोग कीजिए। आज हम हमारे यहाँ तो एक धड़ल्ला चलता है ना, कॉलगेट क्या था पहले, क्या कहता था कि भी आप ब्रश करो ये नमक से, और क्या वो चारकोल हम घिसते थे तो उससे ब्रश करते थे, तो उसने कॉलगेट पे लाके छोड़ दिया और इतना बड़ा नाम हो गया कि अब सब कॉलगेट करते हैं। और अभी मेरे हिसाब से वो नमक, मेरे टूथपेस्ट में नमक है, मेरे टूथपेस्ट में चारकोल है, ये है, वो चीजों वापस शुरू हो गए। तो ये तो सब मार्केटिंग। और दूध वाली बात पे तो सोया मिल्क उनको प्रमोट करने के लिए ये सिस्टम चल जाता है। गाय का दूध कहते हैं ना, हाँ हम उसके भी विरोधी है कि जबरदस्ती बच्चे का जो 2 थन का दूध है गाय का वो उपयोग होना चाहिए। 2 थन उसके बच्चे का उसको मिलना चाहिए। गाय इतना सफिशिएंट दूध देती है, अगर अधिक दूध वो बच्चा पी लेगा तो वो बच्चा मर जाएगा। तो 2 थन का दूध आप उपयोग कर सकते हो और बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया। हम अब लोगों के सवाल भी लेते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ देखिए, हम गौ आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, तो अब कुछ लोग कहते हैं कि डेयरी फार्म खोल दो। और डेयरी फार्म के नाम पर हो क्या रहा है कि लोग गाय को पालते हैं, उनसे उनके बछड़ों को अलग कर देते हैं, प्रॉपर उनका पालन पोषण नहीं होता, माँ का दूध उनको नहीं मिल पाता। हम जबरदस्त शोषण देख रहे हैं हमारी गौ माता का। इस पर क्यों नहीं कोई काम कर रहा है? इसमें सबसे बढ़िया काम हमारे भाई कर रहे हैं, नरेंद्र भाई। अभी आपके आसपास किसी के पास में किसी को देखना हो तो मैं तो चाहता हूँ पूरी टीम को एक बार आपका यहाँ पे फार्म है स्वदेशी वीआईपी गौशाला, विजिट करनी चाहिए। वहीं पे आप 2 घंटे बिता दीजिए, आपके सारे स्ट्रेस टेंशन मीडिया के आप भूल जाएंगे। भाई साहब बताएंगे इस बारे में। देखिए, सेक्टर 135 में गौशाला है हमारी, हिंदराइज के नाम से एनजीओ है। अब जाके देखिए कैसे हमने रख रखाव किया हुआ है। बात जो आपने कहा है उसमें 50-50% सच्चाई है। 50% किसान वो है जिसका जीवन यापन चलता है गाय से, तो उसके पास 2000 भी नहीं बच पा रहा आज के समय में। अगर आप गांव में गाय रखेंगे तब भी आप 40 रुपए दूध नहीं बेच सकते। मैं थोड़ी देर पहले यही सवाल पूछा। लेकिन क्या है कि मिल्क कंपनी जो है बीच में मीडिएटर, जिसने कब्जा कर रखा है, यानी कि कल आपको अगर मिल्क बिजनेस शुरू करना हो तो आप मिल्क बिजनेस नहीं शुरू कर पाएंगे। गुंडागर्दी है वहां पूरा, आपका माल बेचने नहीं देंगे। अगर कोई किसान हिम्मत करे कि नहीं मैं अपने गांव का दूध बेचूंगा तो नहीं बेच पाएगा। रही बात किसान की हालत खराब, गाय बछड़ा ये सब क्या है, कॉमर्शलाइज हो गया है पूरा। तो ये उनका चूंकि एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं रहा हमारा, हमें पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है। दूध निकालने का जरिया पहले लोग हाथ से निकालते थे, अब तो पूरी तब भी लॉस में है। वो बछड़ा नहीं पिला के भी लॉस में है, और बछड़ा हम लोग पिला करके भी कम से कम खर्चा निकाल पा रहे हैं। क्या है, मैटर है प्राइसिंग के। जो मैडम ने कहा कि जो मिल्क कौन सी लेनी चाहिए, A1 A2 2 कैटेगरी बनाई गई। जो HF गाय है, यानी कि जो आजकल आप काली गाय सरपट देखते हैं, वो HF है, वो मिलती है 30,000 40,000 में। गिर गाय आप लेने जाएंगे, साहिवाल लेने जाएंगे तो लाख रुपए से ऊपर का रेंज शुरू होता है। 3 गुना तो आपका कॉस्ट बढ़ गया सीधा सीधा। मिल्क प्रोडक्शन कम है देसी गाय का, क्योंकि वो मिल्क मोटा होता है, उसमें क्वालिटी है, सारी चीजें हैं, विटामिन है, उसमें नहीं है। तो दोनों अलग अलग एक मार्केट है। और जो हरित क्रांति के नाम पे, श्वेत क्रांति के नाम पे जो हम लोगों ने जो पूरा सिस्टम खराब कर दिया है, और सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है जनता का खुद का। क्योंकि भारत भाई ने सही कहा, दारू 5000 की ले लेंगे, दूध का प्राइस अगर 1 रुपए बढ़ जाएगी तो आफत आ जाएगी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज है। पूरे विश्व में मिल्क भारत में सस्ता है, पूरे विश्व में।
और मैं तो कहता हूँ सभी प्रयास करो कि अपने घर पे जहां से भी व्यवस्था हो एक महीने के लिए दूध चेंज करके देखो। हम लोग बाहर जाते हैं ना तो दूध पसंद ही नहीं आता है, वो घर पे भले ही वो फ्रेश दूध आप पी के उसका आनंद ही अलग हो जाता है। अगला सवाल। अब अभी आपने बात की कि जो है दो तरीके की गाय हैं, एक देसी एक जर्सी या विदेशी, बॉस इंडिकस और बॉस टोरस। तो लेकिन लोगों को पता नहीं, हमारे यहाँ काउ विजिलेंस बहुत चलता है, बहुत एग्रेसिव ही। अभी आपने कहा कि हमारी माता को मारेंगे तो हम क्या नहीं मारेंगे, लेकिन जो काउ विजिलेंस में जो लोग काम करते हैं उन्हें पता ही नहीं कि हमें किस गाय की रक्षा करनी है। अभी भरत जी ने जैसे कहा कि हम 90% गाय को हम गाय ही नहीं मानते, उसके लिए किसी की जान ले लेना या उसके लिए उसकी जागरूकता के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जान नहीं लेना है। देखिए आपका जो मेरा सवाल, मैं अपने जवाब पे अभी भी कायम हूं कि अगर कोई आपके ऊपर गोली चलाएगा और आपके पास चाकू होगा तो आप चाकू से हमला करोगे। जवाब बिल्कुल क्लियर है। आपके सामने किसी निर्दोष की हत्या हो रही हो और बहुत निर्मम तरीके से, तो गौरक्षा वाले 99% केसेस में वो सही है। 1-8% में मिस्टेक होता है, लेकिन 99% आज भी गाय इसलिए बची हुई है कि हमारे जैसे आपके जैसे गौरक्षक सड़क पे मर रहे हैं और वो भी मारे जाते हैं। इसकी भी न्यूज कवरेज होनी चाहिए। गौरक्षक को भी मारा जाता है, कुचल दिया जाता है। प्रशासन भी कई बार प्रयास किया गाय को बचाने के लिए, उनके ऊपर भी गाड़ी दौड़ा दी जाती है। तो ये तो सवाल ये है। दूसरा है कि अवेयरनेस नहीं है। आज डिजिटल के युग में सब कुछ आपको पता है, पूरे विश्व का न्यूज पता है, लेकिन आपको अपनी संस्कृति नहीं पता है, आपको अपना वेद मंत्र नहीं आता, आपको गाय के बारे में नहीं पता कि गाय कितनी टाइप्स की है। हर रीजन में गाय होती है। उत्तर प्रदेश की अपनी एक गाय है, अपनी पहचान है। यहाँ गंगातरी हुआ करती थी जो व्हाइट कलर की होती है, छोटे हाइट में होती है। राजस्थान में जाएंगे थोड़ी वही गाय थोड़ी बड़ी हाइट की हो जाती है, जिसे हम थार पाकर कहते हैं। आप जाएंगे गुजरात में तो गिर गाय हो जाती है, जिसका हम थोड़ा बड़ा है और थोड़ा दिखने में भी ज्यादा डिफरेंट लगता है। तो ये संस्कृति है, पढ़ने का सब्जेक्ट है ये। जब आप पढ़ेंगे, आप जागरूक हो जाएंगे, तो आप दूध खरीदेंगे नहीं जर्सी वाली। तो मीडिया का काम भी है कि मीडिया सबको जागरूक करे। अभी मैं आपको बताता हूँ गाय क्या है हमारे लिए। हमारा जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र है, आप तो घूमे हुए हैं पूरा। जैसलमेर बाड़मेर सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है। किसान की आत्महत्या की खबरें न्यूज मीडिया वाले सभी भाई बैठे कवर करते ही होंगे। किसान आत्महत्या करता है ना, विदर्भ मराठवाड़ा में घटना आती है, साउथ में आती है, और उनसे भी कई गुना कठिन भौगोलिक परिस्थितियां है। आज भी 10 किलोमीटर दूर से पानी लाने की कई जगह स्थिति होती है। पानी इतनी दूर से आज भी लाया जाता है। आप 100 बीघे में बाजरी बोते हो तो कुछ दाने ही वो उगते हैं, 2-4 बोरी मिल जाए धन्यवाद होता है। अब वहां पे आदमी कैसे रहा? और वहां का राजस्थान का आदमी आपने देखा हो तो सफेद तो मुंह है जोरदार और सफेद जग कपड़े पहनता है एकदम और ठाठ से रहता है, और उसको शायद बॉडी देखो तो जबरदस्त। और उस परिस्थिति में भी मैंने मेरे 20-25 साल की जानकारी में आर्थिक परेशानी के कारण एक भी आदमी ने सुसाइड नहीं किया होगा। खुश रहता है। किस लिए? गाय का जो इनकम का जरिया है उसका सिर्फ गाय है। वो गाय 100-150 गाय रखता है, खुले में घूम के आती है, जो भी मिलता है वो खा के आती है। थोड़ा बहुत हार पार कर नस्ल है, हार को पार करने वाली, थोड़ा बहुत वो खा के आती है और उसी को खा के वो दूध देती है। उसी का एक माता जी उनका दही जमाती है, बिलौना करती है, घी बनता है, मक्खन बनता है। आप वहां पे जाओगे ना हमारे, तो पानी का लोटा पीछे रख देंगे, घी का लोटा आगे कर देंगे। और जब वो आपके वीडियो देखते होंगे कि खाने में बाजरी की रोटी होती है तो उसमें घी की धार पड़ती है, तो हमारे यहाँ एक आदमी 200-250 ग्राम घी आराम से आनंद से खा लेता है और मस्ती से उस कठिन परिस्थिति में जहाँ जीवित। मैं तो विश्व की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति कहता हूँ। हम गर्मी में मई जून में जाओगे ना 54-55 तक आपको टेम्परेचर दिखा देगा, उसमें आदमी जीवित रहता है तो सिर्फ इस गाय के कारण। इसलिए गाय को बचाना चाहिए। कि भारत के बाकी राज्यों के लोगों को भी ये बात जरूर सुननी चाहिए, अमल करनी चाहिए। मैं तो राजस्थान में काफ़ी दिन था, आपकी गौशाला भी मैंने विजिट किया, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात आ जाती, वो जागरूकता नहीं है कि गाय हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट की चीज़ है और एक मेजॉरिटी के लिए वो पूजनीय है। लेकिन एक तबका ये भी जो कहता है कि भाई, और नॉर्थ ईस्ट या बहुत सारी स्टेट है जहाँ अलाउ है गाँव, वहाँ गाय वहाँ कटती है। नहीं, देशी गाय का तो है ना, देसी गाय, देसी नहीं, जो विदाउट हम्प वाली गाय है, जो कानून पास हो गया है, हम्प वाली गाय है, वो क्या होता है कानून की आड़ में करते हैं चुपके, वो रोकना जरूरी है। तो वही कि ये जागरूकता आप लोग इसके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी गाय पूजनीय है, जिसमें हम्प है। हमारा राष्ट्रीय गौसेवक संघ जो नरेंद्र भाई ने स्थापित किया, वो यही प्रयास है। आगे भाई बताएंगे, पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये सब चीजें हम 1000 साल तो गुलाम रहे, उस गुलामी से हम निकले हैं। तो अभी तक तो हमें संभलने में 60-70 साल हुए। इन वर्षों के अंदर हमारी जो मैकाले की पद्धति थी, उसमें किताब में जो भैया ने शुरू में कहा कि हमारे किताबों में लिखा आता है कि गाय एक चौपाया पशु होता है। गाय तो माँ मानी गई ना, और गाय दूध देती है। तो हमारे एक नया गाय दूध भी देती है। उसका गोबर और गौमूत्र से भी आज इनकम करने वाले लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था का आधार है।
जब अर्थव्यवस्था का आधार गाय बन जाएगी ना, अब आपकी गौ, अब हमारे यहाँ पे भाबर में एक डेयरी खोली देवाराम जी पुरोहित ने, गोमूत्र की डेयरी। आपने दूध की डेयरी तो देखी होगी, वहां पे 10,000 लीटर, मैं खुद वहां पे गया, 10,000 लीटर गोमूत्र कलेक्ट होता है रोज का। और वो किसान जो 4 गाय रखता है ना, उसको 16-17 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम गोमूत्र से हो रही है। और गोबर की बात करूं तो आपके जो खेती पहले भाई साहब अफीम की खेती होती थी, या लाहौल स्पीति में ये आलू की खेती होती है, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाय पत्ती की खेती है, तो उसके अंदर तो यूरिया डीएपी डालना ही बंद कर दिया, गोबर की खाद ही डाल रहे हैं। गोबर की खाद 6 से 7 रुपए 10 रुपए किलो तक बिक रही है। एक हमारे गोपाल भाई सुतरिया, रमेश भाई, ऐसे लोग बना रहे हैं बहुत सारी चीजें। गो कृपा मित्र बनाया है, उसके रिजल्ट आप देखोगे ना, आपका जो प्रोडक्शन मिल रहा है अभी, ये सारे प्रूवन रिजल्ट, और एक बड़ा बदलाव अगले 5 साल में आ जाएगा। 101% स्वस्थ रहना है तो गाय से जुड़ना पड़ेगा। देखिए भाई साहब ने जो सवाल पूछा है कि तो हमारी जो आपने कई बार गौ रक्षा के बारे में बोला, तो हमारे संगठन में काफी सारे लोग रोड पे होते हैं, काफी सारे लोग। आप एसी में बैठे हैं, बेचारे धूप में इंतजार कर रहे होंगे कोई गाय निकले यहाँ से, कोई बस कोई ट्रक लेके निकले इसमें, और बहुत जान जोखिम पे होता है। ना उसके पास रिवॉल्वर है, ना बंदूक है, सिर्फ इच्छा शक्ति है। वो इच्छा शक्ति सबको जगानी पड़ेगी, जितने यूथ हैं उनको जगानी पड़ेगी। कम से कम जहां भी आप गाय देखते हो फंसा हुआ है, कहीं गाय गिर जाती है नाले में, आपका काम है कम से कम नियरेस्ट जो इस पे काम कर रहे हैं संरक्षण पे, उसके पास पहुंचे। इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग डिजिटल को समझते हैं, तो हमने राष्ट्रीय गौ सेवक संघ को पूरा डिजिटलाइज किया है, जहां पर आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप में है, वहां पर जहां भी आपको लगता है आप नहीं करो, कम से कम रिपोर्ट करो उसको, कि आपको लगता है इस गाड़ी में गाय जा रही है, उसको रिपोर्ट करो, उसकी जांच होगी। अगर वो गाय ले जाने वाला आदमी सही है, गाय पालन के दृष्टि से ले जा रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है, और नहीं तो उसको पकड़ा जाता है। अगर आप उस पर कुचलने का प्रयास करोगे तो पकड़ेगा आपको, नेचुरल सी बात है। अगला तो सवाल उस पर काम हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी एक गाय है पुंगनूर नस्ल की, तो कहते हैं उसकी जो घी होता है उसका मतलब लाखों रुपए किलो बिकता है या 50,000 रुपये किलो बिकता है, तो ऐसा अंतर क्यों है? मतलब कि एक आम गाय का घी थोड़ा कम कीमत का होता है, पुंगनूर नस्ल की गाय का महंगा होता है। आपने 1 लाख रुपए घी कभी खरीदा है? कहते हैं ऐसे मीडिया रिपोर्ट में। नहीं खरीदा आपने? हम लोग तो नहीं खरीद सकते, मैंने भी नहीं खरीदा। और घी का जो देसी गौवंश का घी है वो 3,000 से 4,000 के बीच का होना चाहिए कम से कम लागत निकालने। लाख रुपए वाला वो मिथ है। प्रधानमंत्री जी ने, चूंकि प्रधानमंत्री जी खुद गुजरात से आते हैं, जितना उनके समय में गिर को बचाने के लिए काम हुआ है गुजरात में, आज गुजरात में सबसे ज्यादा गिर है, सबसे ज्यादा गाय गुजरात के पास है। राजस्थान में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ काउज है, लेकिन वहां पे उन्होंने काम किया गिर पे। अगर वो फिर से गिर पे काम करते, लोग क्या बोलते हैं, अरे गुजरात को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसे नस्ल का चुनाव किया जो विलुप्त हो रही है, तो विलुप्त हुए नस्ल पे वो काम कर रहे हैं। कोई लाख रुपए वाला मिथ नहीं है। इस नस्ल के बारे में थोड़ा और आप डिटेल बता सकते हैं? क्या है इसकी खास बात, क्या है? कुछ खासियत नहीं है, सारी हमारी गाय है। आपको गिर रखनी है, गिर रखो, था रखनी है। नहीं, आप पुंगनूरू का कह रहे हो ना? पुंगनूरू छोटा होता है। मैं इसका बता दो विस्तार से आपको। बताएंगे। गाय स्टेटस सिंबल बनना चाहिए हमारी मूवी में। स्टेटस सिंबल कैसे बनेगी? मोदी जी ने बनाया कि नहीं बनाया? वो गाय मेरे हिसाब से कम रेट में मिलती थी, आज 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए जोड़े तक चली गई। स्टेटस सिंबल बनी, मोदी जी रख रहे हैं तो सब पीछे अधिकारी जो भी व्यक्ति मोदी जी का फैन होगा वो आदमी, तो ऐसे स्टेटस सिंबल गाय बने। हमारा भी प्रयास ये है। पुंगनूरू आंध्र प्रदेश और उस तरफ की ब्रीड है, और वहाँ के एक टाउन है पुंगनूरू, वहीं की ब्रीड थी। वहाँ के राजा ने वो छोटी ब्रीड को उस समय दूसरी ब्रीड से बना के, वो बहुत अच्छी सुंदर ब्रीड है। आज भी वहाँ गाँव में, पहले हमारे क्या होता था भैया, शादी में ब्याह में गाय दी जाती थी, गौधन 40-50 गाय। तो आजकल क्या किया है कि उसके पंडित या कोई मतलब सिस्टम से निकाल देते ना, अपन चांदी की गाय दे देते हैं। तो वो बड़ा मोटे की, जैसे म्यूचुअल फंड आप रखते हो, आज आपकी शादी होने वाली होगी तो लड़के वाले पूछेंगे क्या है तुम्हारे पास संपत्ति, घर है, गाड़ी है। पहले क्या पूछते थे, कितनी गाय है, कितनी जमीन है। आज भी जो गांव के लोग होंगे तो उनके अगर घर वाले शादी करने से पहले पूछेंगे घर में खेत कितना है। घर तो ठीक है, खेत कितना है तुम्हारे पास? आजकल तो गाय होती है तो भैया लोग कहते हैं कि नहीं बेटी नहीं, गोबर उठाना पड़ जाएगा। अगला सवाल समय उल्टा हो गया है। तो मेरे पास 2 सवाल है। सबसे पहले आप, क्योंकि सभी ने यही पूछा कि आप गायों का दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, डॉक्टर्स का ये रीज़न है कि आप कई बार ये होता है कि बाहर जब गाय घूमती है बहुत टॉक्सिक चीज़ें खाती है, प्लास्टिक्स खाती है, और यही कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर्स मना करते हैं। तो ये देशी गाय अगर आप जहर भी खा लेगी ना, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, ये आप विशेष रूप से नोट करना, कि कहावत नहीं 100% मैंने देखा है। गाय माँ कैसे होती है वो बताता हूँ, कैसा क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको बुखार है, या मेरे घर में
मुझे रखने वाले को ये तकलीफ आई है, तो वो गाय, हमारे राजस्थान में ये कहावत है, वो चर के आती है ना, तो जो छोटी छोटी जड़ी बूटियां उसको मिलती है वो खा के आती है, और उससे वो दूध होता है, वो उससे बुखार तक ठीक होता है। और गाय कभी जहर नहीं दे सकती, चाहे वो खुद जहर खा लेगी, उससे परिष्कृत करके जो निकलेगा वो सही चीज ही निकलेगी, वो अपने अंदर समाने का 33 कोटि देवी देवता को आस्था के हिसाब से कहते हैं ना, वो वास है। कभी जहर गाय का दूध हो ही नहीं सकता। सर दूसरा, आपने अवेयरनेस की बात की थी। अब क्योंकि समय बदल रहा है तो लोग मॉडर्नाइज ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो आपने कहा कि आमतौर पर सभी के घरों में गाय होती है, या फिर पहले के ज़माने में भी होती होंगी, लेकिन आजकल के टाइम पे कईयों के घर में गाय नहीं होती है, तो अवेयरनेस की कमी भी होती है और गाय की इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं पता रहता। तो जो आप यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या उसके ज़रिए आप लोगों को जागरूक करेंगे और कैसे करेंगे? एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, यात्रा के लिए पूछा। हम आए विशेष रूप से यात्रा के कारण ही है, अन्यथा तो आने का मौका नहीं मिलता। नरेंद्र भाई का भी बचपन का एक सपना और हमारा विचार था, सभी का, टीम का, एक बहुत बड़ी टीम हम काम करते हैं साथ में, कि एक ऐसी यात्रा होनी चाहिए तो गांव में अच्छे काम करने वाले लोगों को बाहर ला सके। अब कोई महिला है जो गांव में 4 गाय रखती है, 5 गाय रखती है, ऐसे एग्जाम्पल बता दो 2-3, 5 गाय रखती है और 5 गाय से गोबर गोमूत्र से वो 7-8 महिलाओं को रोजगार दे रही है, और हर महिला के घर पे 7-8 हजार रुपए सैलरी पे। जोहो भैया, जोहो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जोहो, हाँ जोहो गाँव से चलता है, तमिलनाडु के एक गांव से जो चलता है, और वहां गौशाला है उनके ऑफिस में, उनके ऑफिस में गौशाला है जो के ऑफिस में, तो मैं जा चुका हूं जो के ऑफिस में, और गाय है, फार्मिंग है। जो लोग संडे को काम करना चाहते हैं, जैसे आप लोग यहाँ, आप गूगल मारो गौशाला नियर मी, गूगल बता देगा तुरंत 1 मिनट में, आप जाओ वहां, तो जाने की इच्छा जब जगाएंगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो चीजें बहुत, आप गाय को एक बार, मैं तो कहता हूं एक दिन आप सभी ट्राई करें, गौशाला जाए फिर बोलना आप मुझे। सेल्फी विद काउस। आप वो है ना, वो अमेरिका वाला एक नहीं है सुना कि गाय के साथ समय कितने 40,000 रुपए शायद। हाँ, काउ कटिंग, काउ कटलिंग कहते हैं उसका। गूगल करिएगा, काउ कटिंग करके एक सिस्टम है जिसमें आप गाय को गर्दन पे हाथ डालते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर और बहुत सारे कंट्रोल आप चेक कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं इमीडिएटली कि आप निगेटिव होके जाओ किसी भी कारण से, आप गौशाला जाओ, गाय के साथ टाइम स्पेंड करो और बाहर निकल के आओ, यू विल फील पॉजिटिव। दिस इज प्रूवन। काउ कटिंग एक प्रूवन मेथड है पूरा, जो वर्ल्ड वाइड बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारी गाय विदेश में जाकर के ये सारे काम कर रही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं पता किसी को। अगला सवाल लेते हैं। हेलो सर, मेरा सवाल 2 है, धर्म से जुड़ा है। पहला सवाल ये है कि हमारे जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज एक लंबे समय से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का अभियान चला रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी गाय को पशु की श्रेणी में रखा जाता है। आप यात्रा पे निकले हुए हैं, अगर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे भी दिया जाता है तो इससे क्या फर्क आपको लगता है कि पड़ेगा? देखिए, फर्क पड़ेगा। ये बहुत ही पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। भारत में आज के समय में भी 115 करोड़ हिंदू रहते हैं। 115 करोड़ हिंदू की आस्था का सवाल है। और आपने जो कहा कि गाय को राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए, वो बिल्कुल वाजिब है, और हम लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं। अगर गाय को नहीं मिलेगा हक तो वोट नहीं। तो जब बात वोट की आएगी तो आप देखेंगे, एक समय में आर्टिकल 370-35 एक सपना हुआ करता था कि कश्मीर से कैसे हटेगा भाई, बहुत दंगा हो जाएगा। तो वैसे एक समय आएगा, आप देखिएगा, और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि ये होगा, और आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में कानून आएगा कि गाय पे जैसे आप पे कोई हमला करता है, आप जो धाराएं लगती है, गाय पे कोई हमला करेगा सेम धाराएं लगेंगी। ये समय आएगा, हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। एक्टिविस्ट का काम क्या है? एक्टिविस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रोड पे जाना है। एक्टिविस्ट आप यहाँ बैठ के भी हो सकते हैं, घर बैठ के भी हो सकते हैं। एक जो ये मुद्दा है, ये नेशनल मुद्दा है। इसीलिए हम लोगों ने गौ राष्ट्र यात्रा निकाला है, जो ऋषिकेश से लेकर रामेश्वरम तक हम लोग लेकर के जाएंगे। 10,000 किलोमीटर का यात्रा। हमें भी कई सवाल पूछे जाते हैं सर कि ये यात्रा ऋषिकेश से शुरू की, रामेश्वरम तक की जा रहे हो। तो यात्रा जाता है कि दिल्ली से कन्याकुमारी, तो राजनीति का उस तरह का हम तो आस्था और गाँव में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो बाहर आ सके। एक विशेष बात, हमारे देश में 150 तरह की ब्रीड हुआ करती थी। जैसे आप यहाँ गंगा तिरी आपकी उत्तर प्रदेश में होती थी, हरियाणवी है, नागौरी है, ऐसे पुंगनुरू है, वैचूर है। बस एक सवाल और है, ऐसी बहुत सारी ब्रीड हुआ करती थी। आज उनमें से आधी ब्रीड तो समाप्त हो गई, और हम एक विडम्बना है, पिछले 70 सालों के अंदर उनमें से सिर्फ 50 या 55 ब्रीड ही रजिस्टर्ड हो चुकी है। रजिस्टर्ड मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नाम रजिस्टर्ड होता है, उनके नाम ही नहीं। अब मैं आपको बोलो कैसा लगेगा आपको, तो नामकरण नहीं हो सका अभी तक। उसके लिए हम प्रयास करें कि उन ब्रीड का एक नोटिफिकेशन, नामकरण भी हो जाए। तो ऐसे विशेष प्रयास चल रहे हैं
और आप जब तक आस्था के साथ में लोगों को प्रूफ और चीजें रिजल्ट चाहिए, तो गांव में जो प्रूफ और रिजल्ट हो गए उसको बाहर लाएंगे इस यात्रा में, उन गांव के लोगों को दिखाएंगे जो वहां सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। अब जो गांव का आदमी या कोई शहर का आदमी 2 गाय रख के 70,000 रुपए कमा सकता है, तो वो सब कमा सकते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के 30-40,000 50,000 भी बड़ी मुश्किल से एक सैलरी पर पूरे दिन काम करने का आदमी 2 गाय या 4 गाय, ऐसा मॉडल मैं हजारों दिखा दूंगा जो उससे 50-60,000 रुपए कमा रहे हैं। उसके यहाँ जाके आप महीना भर देखो, वो कर रहा है ना, तो करने वालों से सीखो, जिसने कर दिया उससे सीखो, और वो आनंद है ना। आप दिन भर जो काम करते हो, शरीर भी ठीक रहता है। हमारे घरों में क्या होता था, माता जी सुबह उठती थी, दूध निकालती थी बढ़िया, तो पार्किंसन बीमारी होती है ना, तो उसमें हाथ कांपता है, तो उसमें आप ट्राई करना दूध निकालने का, तो एक्सरसाइज ऐसी होती है कि वो कमी आ जाएगी उसके अंदर। दूध निकालती थी बढ़िया, और बैठने की मुद्रा भी वैसी रहती थी। वो दूध निकलने के बाद में वो दही जमा हो, अगले दिन रात को उसका बिलोना करती थी बढ़िया आनंद से। बिलोने की एक्सरसाइज कभी किसी ने ट्राई की? कभी ने बिलोना कहीं मॉडल में देखा और किया आपने? कितना शरीर प्रेशर लगता है ना पानी, और वो भी आप 2-4 लीटर किया होगा, 20 लीटर का राजस्थान की है। अच्छा, 20 लीटर का बिलोना आप अगर मथने लग जाओ तो वो देखो आप कैसा शरीर रहेगा। फिर वो गट्टी फेरती थी, और गट्टी फेर के जो अनाज होता था उसका आटा बनता था, रोटी होती थी, सारी चीजें होती थी, तो शरीर भी स्वस्थ रहता था। एक्सरसाइज जिम विम जाने की जरूरत नहीं, हम तो इसको घरेलू जिम कहते थे, और एकदम शरीर स्वस्थ और आप समझो आनंददायक होता था। आप नेक्स्ट सवाल पूछ लीजिए। हाँ, नेक्स्ट सवाल सर थोड़ा मेरा फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल इसलिए, हम सभी जानते हैं कि हर कोई पैसे के पीछे भागता है, भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। कभी आपने सोचा कोई जैसे आपने यात्रा निकाली, तो कोई एक ऐसा आइडिया आपके मन में आया कि इस आइडिया के चलते लोगों का धन धान्य भी बना रहे, गौ सेवा भी हो पाए? ये हमारे सीए है भैया, मैं बताता हूँ आपको, हमारे देश में बता देंगे 88% जो है अनऑर्गेनाइज डेयरी है, मतलब मिल्क का जो बिजनेस है 88% लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कोई 20 लीटर कर रहा है, कोई 100 लीटर 200 लीटर करके अपना जीवन यापन कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है। उद्योग यानी कि जैसे एक न्यूज है, न्यूज भी आज इंडस्ट्री इंडिया में नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, और जैसे आप बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री है, तो वैसे डेयरी एक पूरी तरीके से इंडस्ट्री बन जाएगा जब सब लोग गाय रखेंगे। आज आप समझिए कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क है, हम सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा दूध उत्पादन क्षमता कम है, और आपको पता है पर पर्सन दूध की उपलब्धता भी हमारे यहाँ कम है। कम से कम जितनी भारत को दूध चाहिए उसका 3 गुना खपत है। अब सोचो दूध आता कहाँ से? 3 गुना खपत है, ठीक है। बहुत बड़ी। अब बात रही फाइनेंशियल्स की, आप रिलीजियस और बाकी चीजें छोड़ के देखिए, तो फाइनेंशियल्स में डेयरी इज ए प्रॉफिटेबल करा जा सकता है, और उसके लिए हम लोग जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय गौ सेवक संघ, उसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाई है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, डीपीआर, ये सारी चीजें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे जिसको भी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप इसको एज ए पार्ट ऑफ प्रोफेशन ले सकते हैं। अभी क्या पार्ट ऑफ रिलीजियस है, लोग लगता है पूजा कर लिए एक दिन, पूरा साल चल जाएगा उसी से काम। तो डेली करने के लिए आपको, आपने सही कहा, प्रोफेशन के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं भारत भाई के चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। क्योंकि आपने कही ना दीदी, ऐसे मॉडल में जो हम कह रहे हैं, जो 4 गाय रख के इको टूरिज्म भी कर रहा है, उसका आप समझिए आपके पास गाय है, उसका गोबर और गोमूत्र से आप अर्क बना रहे हो, आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बना रहे हो, आप खाद बना रहे हो, उससे खर्चा निकल जाता है। दूध से आप घी बनाओ, दूध से उत्पाद बनाओ, बढ़िया आनंद से काम करिए, आनंद भी आता है, खुशी भी रहती है। साथ में इको टूरिज्म के मॉडल है, हमने ऐसे 100 तरह के अलग अलग व्यवसाय ऐसे बनाए हैं, लिस्ट उनके बारे में जानकारी रहती है कि जो आदमी करेगा तो कमाई कर सकता है। उसके साथ सक्सेस स्टॉक भी दिए एक वीडियोस के माध्यम से, इसी यात्रा में हम दिखाएंगे कि उसने कर दिया तो सब कर सकते हैं, तो उसी मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला सवाल लेते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि गांव में तो आप जागरूक लोगों को इजीली कर लेंगे, लेकिन शहरों में गाय रखने की जगह नहीं होती है, और गौशाला भी काफी दूर होती है। तो शहरों के लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे? क्योंकि शहरों में ज्यादातर गाय जो हैं वो देखा जाता है कूड़ों पर घूम रही हैं, लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, और उससे नुकसान कितना है लोगों को? शहरों में हम समस्या देख रहे हैं, लोगों में जागरूकता और चीजें होती है, पर अभी जो हम चैनल और वीडियोस बनाते हैं, हमारी यात्रा के अंदर सबसे ज्यादा सपोर्ट लोगों के फोन वगैरह शहरों से ही आते हैं, वीडियोस और भावनाएं सबकी है। अब समस्या क्या आती है कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं करना नहीं चाहता। जब जगह की बात आती है तो एक कुत्ता तो आदमी उस व्यवस्था है सब कर लेता है, उसको वॉकिंग कराएगा, उसकी व्यवस्था है सब कर लेता है। जब चाह है तब रहा है, तो हमने काउ हॉस्टल सिस्टम या कम्युनिटी हॉस्टल, कम्युनिटी फार्मिंग, कम्युनिटी सिस्टम जो आज शुरू हुए। होता क्या है कि जब आपका बच्चा जन्मता है और आप देखते हैं कि उस बच्चे को 2 साल 3 साल के होने पे या 5 साल के होने पे तकलीफ हो गई है, तब आदमी को समझ आता है कि क्यों है। या आपके 45-50 की उम्र है, आपको ये तकलीफ हुई है, तब आप सोचते हो कि ये क्यों हुआ। या कोविड ने बहुत बड़ा बदलाव किया कि यार ये तकलीफ हुई है तो मैं तो एक दिन जाने वाला हूँ। तो उस बदलाव, शहरों में भी बदलाव आ रहे हैं। और दूसरा विशेष काम, अब लोग जुड़ेंगे शहरों के भी, हमने प्रयास भी जागरूकता और ये यात्रा गौशाला सब जगह है, ये भी कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आप शहर में हो
और आप गाय की कुछ भावना रखते हो तो गो उत्पाद का उपयोग करना शुरू कर दो, तो वो पैसा उस व्यक्ति के पास जाएगा जो गाय की सेवा कर रहा है। चाहे दूध मंगवाओ, चाहे घी मंगवाओ, चाहे दीपक, दिवाली आई तो दीपक ही मंगवा दो गोबर के। अभी गणेश चतुर्थी आई तो गौ में गणेश जी की मूर्ति बनाओ, उसके अंदर आजकल हमारे भाई सब बीज डालते हैं। आप बढ़िया गणेश जी का पूरा व्याख्या करने के बाद में जब विसर्जन करोगे तो उस समय पेड़ ही पेड़ उगेंगे, कितना बढ़िया हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। मेरा एक सवाल और है कि सर, जो गांव की और गौशाला में रहने वाली गायें हैं वो हरा भरा चारा खाती हैं, लेकिन जो शहरों की गायें हैं वो कूड़े पड़ जाती हैं, तो लोग आसपास से जब वहां गुजरते हैं तो शायद देखना भी और वहां से निकलना भी पसंद नहीं करते। वो गाय क्या बीमारियों से उतना ही फायदा पहुंचाएगी जितना हरा चारा गाय की बात कर रहे हैं? आप कई देशी गाय भी ऐसे कचरा खा लेती ना। हाँ दीदी, गाय हमारे घर का हिस्सा थी, आज हमने उसको रोड पे छोड़ा। और गाय हमेशा बनी भी इसी तरह से थी कि वो किसी के साथ रहेगी, गाय का वही रूप था। अब वो रोड पे है तो भूखी रहेगी, तो उसको वो चीज़ों पे समस्या हो रही है, उसीलिए जागरूकता हो रही है, गौशालाएं बन रही है, बाकी चीज़ें हो रही है। और आजकल कई चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें, जो शहर के अंदर जो गाय पालने वाला भी है ना, वो दोपहर में अपनी गाय को छोड़ देता है, वो घूम के आती है, अपने जो खा के आया, शाम को दूध निकाल दिया, क्योंकि लोगों के अंदर भावनाएं वो जीव दया वाली या गाय माता वाली कहीं में होती नहीं है। तो इसके लिए भी जहां भी ये चीज हो रही है वहां मुहिम उठाए और वो चीज को रोकने के लिए आप ये लोकल प्रशासन का उपयोग लीजिए। ये सरकार का विषय तो चलो गाय है ही, ये सामाजिक विषय होना चाहिए। तो हम एक गो मित्र करके राष्ट्रीय गौ सेवक संघ के साथ में ऐसे संगठन बना रहे हैं, तो उसकी सिस्टम बने कि भी ऐसी कोई चीज हो रही है उसकी फॉलोअप हो, उसकी शिकायत हो, ट्वीट हो, आजकल मीडिया का इतना सिस्टम है, उसका सदुपयोग हो, तो ये जरूर इसके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। अगला सवाल लेते हैं आदित्य से। ये तो बहुत अच्छे सवाल सर, मेरा सवाल है कि आप मदर फार्म मतलब बुल के लिए भी हाँ वो चलाते हैं। ये हम भी बुल मदर फार्म चला रहे हैं, भाई साहब भी बुल मदर। हाँ जी, तो वो चलाते हैं। तो अपनी यात्रा में कहाँ से देखा? सर, मैंने रिसर्च किया था थोड़ा, तो उस अपनी यात्रा में आप इस बारे में कैसे बताएंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और कितनी जरूरी चीज है ये जानना? ये इतना जरूरी है कि इससे जरूरी कोई चीज ही नहीं है। इसके रिजल्ट आते हैं ना, वो 2, 5, 6 साल बाद आते हैं। संतति जो होती है ना, बच्चे जो आएंगे वो 2, 5 साल बाद में। हमारे यहाँ पहले, आप राजस्थान से हो, कहाँ से? जयपुर से। तो हमारे यहाँ पे सूर्य जी का सांड है ना, ये कहते हैं सूर्य जी का सांड कहते थे। मतलब एक सांड होता था, स्थापित होता था और गाँव के मेन चौक के ऊपर उसका घर बनता था। आजकल वो घर सारे ऑक्शन हो गए, वो सांड सारे रोड पे आ गए। तो विशेष रूप से गाँव की 10 जनों की कमेटी बनती थी, वो 10 दिन 15 दिन घूमती थी सांड ढूंढने के लिए, और जाती थी 2-2 दिन वहां रुकती थी, उसकी माँ का दूध देखती थी, सब कुछ देखती थी और उसको लेके आती थी। और पूरे गांव की गाय उससे गाभिन होती थी, उससे बच्चे आते थे, उसकी संतति आती थी। तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो बुल मदर मतलब उस बुल की संतति होगी और फिर 3 साल बाद में उसके बच्चों में वो क्रॉस न हो जाए तो वो नंदी इससे नस्ल पे भी इफेक्ट दूसरी जगह भेज देते थे, तो चेंज होता था, एक्सचेंज। और दूध देने की क्षमता, हाँ, नस्ल बढ़ती है, बढ़िया होती है। तो अच्छे नंदी तैयार करना जरूरी है। फिर क्या होता था, जब शादी ब्याह में हमारे गाय क्यों दी जाती थी, तो इसके भी साइंटिफिक, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी काम करते थे ना, एक के पीछे भी साइंस नहीं है, उसकी गारंटी हमारी। वो क्यों होता था कि वहां की नस्ल की गाय है, ये नस्ल वहां पे जाएगी तो दोनों क्रॉस होके कुछ अच्छा। आज भी श्राद्ध भी देते हैं। हाँ, आज भी देते हैं। श्राद्ध जब होता है किसी का, मरने के बाद भी बुल गाय दान में दिया जाता है। अच्छा नंदी हमने जैसे थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर शुरू किया है। प्रेम सिंह जी राव है, वरा इंफ्रा लिमिटेड के ओनर है, बड़े भाई साहब है मेरे, उनके बहुत जबरदस्त गो भक्त है और गो सेवी व्यक्ति है। तो उनके सानिध्य में हमने उनको विचार था गाय को बचाना है। उन्होंने कहा अच्छे नंदी तैयार करने हैं हमने, तो वो फार्म हमने तैयार किया। सबसे पहले जब तैयार किया ना, तो हमें 5,000 रुपए देके गौशाला में नंदी छोड़ने की नौबत आ गई। मतलब ऐसे रिजल्ट थे। तो हमने काम किया, 27 लीटर तक के नंदी तैयार हुए और आज उसके कारण अच्छे नंदी हो रहे हैं। हमने कई गौशालाओं को लगभग 120 जगह तो हमने निःशुल्क नंदी दिए हैं, जहाँ पे संवर्धन हो रहा है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं। और वो रिजल्ट जब मिलते हैं ना, आप बदलाव नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं कि अगर आदमी 2 काम कर ले ना, तो गाय को कोई तकलीफ ही नहीं होगी। सबसे पहला तो अच्छे नंदी सब जगह जाए और जो बाकी के नंदी होता है उनका बंध्याकरण हो जाए। और दूसरा जो भाई साहब ने बोला कि फूड सिक्योरिटी बिल, जैसे कि 2 रुपए किलो अनाज मिल जाता है, आदमी भूखा होता है तो उसको 2 रुपए किलो दाना मिल जाएगा। और गायों के लिए आप बात करते हो, चारा 22 रुपए किलो जा रहा है, आदमी के लिए तो 2 रुपए किलो चारा मिल रहा है। और फिर जो जहर डालते हैं ना हम अंदर जमीन के अंदर, जो यूरिया डीएपी, उसका और ऊपर से पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। अनाज तो हमने हमारा उपयोग के लिए, जो चारा जाता है तो वो भी गायों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसलिए बुल मदर भूमि भी करीब खत्म ही हो गई। तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर भैया इंसान कहाँ दिएगा, इंसान को रहना है तो गाय से जुड़ना ही पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं। बिल्कुल सर, मेरे 2 सवाल हैं। और सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप लोग गाय और उसके गौमूत्र की चर्चा करते हैं, उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं, तो मजाक बनाया जाता है। और ये मजाक वो लोग बनाते हैं जो लोग ऊँट के मूत्र को सदियों से पीते आए हैं
अरब में लंबे वक्त से वो ऊँट के मूत्र को अच्छा बताया जाता रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? ये भैया बड़ा चिंता का विषय है। मतलब गाय को माँ और मूत्र और चीजें ये सदियों से चलती आ रही। अब हम तो बात कहते हैं कि भाई जब एक बड़े वर्ग की आस्था का विषय, आस्था की भावना का प्रतीक गाय है और वो उसे उपयोग कर रहा है, तो क्यों उसको काटा जा रहा है? ऐसी चीजें हो रही है, क्या उसे छोड़ा नहीं जा सकता? फिर गोमूत्र की विशेषता उसके लिए हमारे सदियों से हमारे लिए लिखा गया है, तो उसको उपयोग करने में कोई शर्म भी नहीं होता। हमारे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को या लोग को वो उपयोग करते ही करते हैं, तो ये विषय ही नहीं है इसके लिए। मतलब कोई सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है जब आप गाय पालते हैं, गौ सेवा करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है गौ रक्षा में? चैलेंज ऐसा कुछ नहीं, हम तो खुशी से करते हैं। एक यात्रा पे 60-65 दिन के लिए निकले हैं, तो घर छोड़ के ही निकले, तो चैलेंज तो कोई माने ही नहीं है। गाय के लिए प्रयास करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे, तो जितना होगा उतना करेंगे। डेयरी चलाने वालों के लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें जो कि उनको काम आ जाए। वो इसके पहले सवाल में भी आपसे जुड़ता है। देखो, एक तो सबसे पहले जो आदमी जगह का चयन करता है वो उचित रूप से करे, उसमें जल व्यवस्था हो, बड़े छायादार पेड़ हो, कम से कम लागत में आप डेयरी बनाओ, अच्छी नस्ल की अच्छी ब्रीड की गाय लाओ, अच्छा नंदी लाओ और अच्छे नंदी का उपयोग करो। उसके साथ में आपका गौ सेवक, अगर आप गाय की खुद सेवा करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गाय का जो ग्वाला है वो अच्छा होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो आपका दूध भी खराब होगा, गाय भी खराब होगी, आप परेशान होंगे। फिर आपको मार्केट प्लेस देखना है कि माल को कहाँ बेचना है। दूध ऐसी चीज है जो आप पे आ गई तो 3 घंटे के अंदर मार्केट में चली जानी चाहिए। और सबसे मेजर बात, चारे का उत्पादन घर का होना चाहिए। आपकी जितनी भी जमीन हो, जहाँ पे जल व्यवस्था है, वहाँ चारे का उत्पादन आप घर का कर लो, तो आपको डेयरी में घाटा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो कहावतें आनी शुरू हो गई कि किसी को बर्बाद करना हो तो भैंस बांध दो, गाय बांध दो उसके घर पे। क्यों आई? क्योंकि इन चीजों से जुड़ाव नहीं रह गया। अगर चारा घर का होगा तो क्या लागत है, उसका इनपुट कॉस्ट तो जीरो हो गया। अब दूध बेचना ही है, पैसा घर पे लेके आना है, तो आनंद से करो ना, क्या दिक्कत है? अगला सवाल लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक है सर। सर, आप लोग ऋषिकेश से रामेश्वरम तक की 1000 किलोमीटर की यात्रा निकाल लें। हाँ, 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकाल लें जी। लेकिन मेरा सवाल ये, अच्छी बात है लोगों को गौ माता के लिए जो है जागरूक कर रहे हैं आप लोग, लेकिन इसमें अगर उन राज्यों को भी आप लोग अपनी यात्रा में शामिल कर लेते जहां गौ हत्या पूर्ण रूप से आज भी मान्य है, तो कहीं ना कहीं वहां इसका कुछ अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सभी मैं जवाब दूं, ये केरला के लोगों को सोचना पड़ेगा किसकी सरकार है, किसको वोट करते हैं और क्यों हत्या होती है। नहीं, अगर आप लोग उन राज्यों में यात्रा लेकर जाते हैं तो वहाँ इसका एक सकारात्मक यात्रा असर देखने को मिलेगा। हम तो चाहे कहीं जहाँ भी खड़े होंगे। यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं चला रहे हैं हम लोग गौ सेवा को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है उसके वीडियोज को हमारे जो भारत भाई है उनका चैनल है उस पर लेके आएंगे, बाकी मीडिया चैनल लेकर के आएंगे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय गौ सेवक संघ से जोड़ेंगे, उनको टेक्नोलॉजी देने का काम करेंगे, उनको कैसे बेचना है प्रोडक्ट उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, सरकार की क्या स्कीम्स है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, और सो दैट यूथ कैन अडॉप्ट एज ए पार्ट ऑफ प्रोफेशन, अपने लिए वो ये इसको व्यवसाय बना पाए। तो ये पूरा सिर्फ यात्रा नहीं है अवेयरनेस के लिए, यात्रा है फॉर अडॉप्शन, कि गौ कल्चर को अडॉप्ट करे लोग, इसके लिए हम लोग यात्रा नहीं। आस्था से अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था नहीं होगा तो ये एक दिन की पूजा रह जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि हर दिन आपके लाइफ में गाय हो, हर समय आपके लिए। विशेष बात भैया, 11 आती है, पूनम आती है, उस दिन तो वो गाय को खिलाने की लाइन लग जाती है। वो हमारे यहाँ गौशाला को हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब अभी आज गया साइड में रख दो, क्योंकि दाना चुनाव में देखेंगे ना। हाँ, चुनाव में सारे गौ भक्त जिंदा हो जाते हैं अचानक, सबके पिक्चर वीडियो आने लगेंगे, और उससे पहले आप उसी गौ भक्त को फोन करो, वेरी पॉलिटिकल, तो उसका फोन नहीं लगेगा बोले बाहर हूं मैं। गाय कितनी आस्था का प्रतीक थी, या गाय की भावनाएं क्या थी, तो सत्तारूढ़ कई पार्टियों ने गाय को आस्था के तराजू पे तोला। जैसे विशेष पार्टी की बात करूंगा तो उनकी गाय और बछड़ा शायद चुनाव चिन्ह था, फिर 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह था। तो उस समय क्यों उसको चुनाव चिन्ह रखा? क्योंकि आस्था का प्रतीक थी, गांव गांव घर घर गाय थे। मैं खुद बचपन में बैलगाड़ी में जाना होता था। हमारे राजस्थान में तो अभी घटना हुई है, एक ट्रैक्टर को आबू रोड में कुछ 6-7 किलोमीटर जगह हो गई, भाई साहब सुनना आप, तो 6-7 किलोमीटर जहां रास्ता नहीं था तो वो ट्रैक्टर को तोड़ के खोल के वो ले गए 10-15 टुकड़े करके, और वहां असेंबल किया उसको। तो उसकी रील और वीडियो इतने वायरल हुए, लोगों ने कहा वाह वाह बधाई हो, ट्रैक्टर वहां पहुंच गया, बधाई हो बधाई हो। मैं कहा ट्रैक्टर वहां पहुंच गया, उस दिन नंदी वहां खत्म हो गया, बैल वहां खत्म हो गया, क्योंकि बैलों का उपयोग तो होता था ना हमारे घर में। ये विशेष समस्या इसमें मैं सवाल कोई आया नहीं, पर नंदी घर से बाहर हो गए और बैल खत्म हो गए, क्योंकि उसका उपयोगिता नहीं रही।
मैं तो कहता हूँ कि उपयोगिता, चलो हम घानी और छोटी चीजें प्रयास कर रहे हैं, भाई साहब भी कर रहे हैं, नंदी से कोलू से जो तेल निकलने वाले बाकी चीजें बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगा, अगर आप जमीन पे ट्रैक्टर ले जाते हो ना, ट्रैक्टर, तो उस जमीन की उत्पादन क्षमता खत्म हो जाती है जिस जगह पे वो जाता है। तो जमीन हम बंजर कर रहे थे। बैल जहाँ पाँव रखता है ना, वो बीज और वो पौधा निकला होगा, कभी मरेगा नहीं। कभी घोड़े को चलाते हो ना आप, पहले घोड़े में खेती होती है शायद वहाँ विदेशों के अंदर, तो वहाँ जो घोड़ा चलता है ना, वो पौधा मर जाएगा। बैलों के खुर के बीच में जगह होती है, और वो जैसे ही वो चलेगा ना, तो कभी पौधा उससे मरेगा नहीं। अगला सवाल लेते हैं। बातें इतनी है कहने का। हेलो सर, मैं प्रशांत। सर मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं लोगों को, मैंने भी देखा है, लोगों को बोलते हैं कि यार देखो ये डॉग्स हैं, इनको कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, और एक तरफ गाय होती हैं कि कूड़ा कबाड़े में है और खाने को कुछ नहीं मिलता, पिन्नी खा रही होती हैं और झूठा कूटा लोग डाल देते हैं गाय को। तो मतलब दोबारा से एक पहले के टाइम पर किस तरीके से गाय की सेवा की जाती थी, लोग उसी का खाया, उसी का दूध घी सब खाते थे, तो क्या ये चीज़ दोबारा से वापस कैसे आ सकती है कि लोग कुत्तों की तरफ ध्यान देना छोड़ करके गाय की तरफ फोकस करें, और जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट डॉग्स को देते हैं वैसा ट्रीटमेंट एक बार फिर से गाय को मिले? बहुत सारी जगह शुरू भी हुआ है भाई साहब, तो स्वदेशी वीआईपी गौशाला में गायों का वीआईपी ट्रीटमेंट ही करते हैं, जो गाय के खाने की इच्छा है। ऐसे में बहुत सारे मोदी नगर में हमारे जनरल सवाल पूछा दो, क्या होता है कि भाई साहब ने गौशाला की बात, गौशाला चलो हम लोग कर रहे हैं, जो आपका सवाल है ना, वो बहुत ही मतलब एक सच्चाई है हिंदुत्व की। आज हिंदू सबसे कम पूजा पाठ करता है, यानी कि घर में जब गृह प्रवेश होगा या कोई ऐसा काम होगा। पर दूसरे धर्म के लोगों को देखिए, सप्ताह में भी दिन बना हुआ है, आपका भी बना हुआ था, हमारे तो मंगलवार शनिवार सब बना हुआ था, हमने उसको विलुप्त कर दिया। तो धीरे धीरे जो है हम लोग ऐसे एक सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं जहां धर्म सिर्फ पेपर पे रह गया। तो ये एक बहुत बड़ा, हम एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी एक सबसे बड़ा शिकार सबसे पहले गाय है, फिर गंगा हुआ है। गंगा की क्या हालत कर दिया हमने, यमुना की क्या हालत कर दी हमने। तो इंसान जो है सबका शोषण कर रहे हैं, हर एक चीज का हम शोषण कर रहे हैं जो है। तो इसलिए आप देखते हैं गाय को रोड पे, शोषण बंद करना होगा, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर मेरा नाम केशव है, और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि बाबा रामदेव जो स्वदेशी आंदोलन को लेकर के ये कहते हैं कि भारत में जो उनका प्रोडक्ट है वही सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, और जो दूसरे लोग हैं उनके सामान अगर कोई बना रहे हैं तो उसमें उतना दम नहीं है, कायदे से देखा जाए तो उसको एंटी नेशनल भी बता देते हैं। तो इस सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव की जो क्लेम्स हैं या वो जो दावे करते हैं उससे भारत के स्वदेशी आंदोलन को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि आप डेयरी पर लेकर काम करते हैं, दूध का भी जो काम है स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। उन्होंने दूध को लेकर दावे किए और हनी को लेकर दावे किए कि उनका हनी सबसे अच्छा है, जो कि कोर्ट में भी मामला गया तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरा ये सवाल है सर कि आसियान कंट्री से कहा जा रहा है कि भारत में जो सामान आएगा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो जो सामानों की डंपिंग होगी, डेयरी की डंपिंग होगी, तो उससे भारत का जो डेयरी उत्पाद है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिव उत्पाद होता है। अगर देखा जाए जनसंख्या को छोड़ दें तो उससे जो यहाँ भारत में उत्पाद आएगा तो भारत के डेयरी जो इंडस्ट्री है उसको कितना नुकसान पहुँचेगा, ये दोनों सवाल हैं सर। नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स में सच्चाई नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा दूध महंगा है, मतलब हमारा दूध सस्ता है, बाकी जगह महंगा है। दूध की रेट अमूल तय करता है। हाँ, पूरे विश्व में दूध की रेट अमूल तय। आपने बाबा रामदेव वाली बात हुई, बहुत बढ़िया बात बोली, सही बात। भैया एक बात कहूंगा, वैसे भी स्वदेशी और गाय पे लोग काम करने वाले बहुत कम है, और झूठ और सच की बात करते हो। उन्होंने तो आपको शुद्ध या कुछ चीज खिलाई होगी, उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन की बात करते हो, आपको कितना जहर चारों तरफ से खिलाया जा रहा है। आज मेडिसिन के रूप में जो मेडिसिन विदेशों में बैन थी, वो मेडिसिन धड़ल्ले से यहाँ बिक रही है। आज ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा के गायों का दूध निकाल के भी चीजें हो रही है, और जो दवाई आपको कहीं दवाई बैन होगी वो दवाई भी आपको बिकती हुई आ रही है। आपको एक चीज समझनी होगी कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, जो मेडिकल माफिया वर्ल्ड दो ही लोग चला रहे हैं, मेडिसिन माफिया और हथियार माफिया, पूरा दुनिया यही चला रही है। आप कौन बनेगा क्या बनेगा, तो उस माफिया के सामने अगर बाबा रामदेव ने कोई चीज खड़ी की है तो उसके कितने बड़े दुश्मन हो गए। हमने तो एक लकड़ी अप्रूवल के लिए काम किया था, जो गोबर की लकड़ी का सब मशीन की सब्सिडी हो जाए, तो उसका कोई संस्था है लुधियाना, वहां से गवर्नमेंट के सब्सिडी देती है, तो सरकारी संस्था से अप्रूवल आता है। भैया मैं अप्रूवल के लिए हमने प्रयास शुरू किया, तो जो माफिया ये देश और वर्ल्ड इकोनॉमी माफिया, ये सब कुछ अर्थतंत्र चलाता है, सैंपल चलता है। इस पे बात करो तो एक पूरा नया टॉपिक आ जाता है। आपने कहा ना, जैसे बाबा रामदेव के मान लो 5 फैक्ट्री होगी, तो एक फैक्ट्री में डुप्लीकेट प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाएगा फंसाने के लिए, क्योंकि बड़ी कंपनी जो थी मल्टीनेशनल कंपनी बाहर की, उसको नुकसान हुआ, उसका मार्केट कैप घटा है, इनका मार्केट कैप बढ़ा है। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेंशन किया, मैं इसका भी आलोचना करना चाहूंगा, बहुत हेवी एक्सपेंशन कर लिया उन्होंने। तो दुश्मन बने, इतना बड़ा टर्नओवर अगर उन कंपनियों के सामने आप
तो करोड़ों रुपए है, तो उनमें तो साजिश है, चीजें सब चलेगी कि कैसे इसको दबाना है, तभी तो धंधा चलेगा ना सबका। धंधे के लिए थोड़ा सा डाउन होते या ऑफिसर आपका मालिक बुला के भाई धंधा कम कैसा है भाई, क्या है, बढ़ाओ इसको, ग्रोथ लाओ। हेलो सर, मैं खुशबू। सर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि गौमूत्र को लेकर अभी आप बात कर रहे थे वहाँ पर कि कैंसर एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मैंने उनके लिए पढ़ा कि गौमूत्र उन्हें नहीं मतलब लेना चाहिए, और अगर उन्हें स्टार्ट करना है तो 15 दिन पहले छोड़ देना चाहिए वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को। ऐसा कुछ है या फिर नॉन ये वेजिटेरियन के हम तो पक्षधर है नहीं, पर ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, आप गोमूत्र ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एसिडिटी है तो भूखे पेट मत लीजिए, बाकी आप गोमूत्र का सेवन कीजिए और 15 दिन सेवन करके फर्क देख लीजिए, आप अपने अंदर आनंद आ जाएगा। और ये भी जानना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ले सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं ले सकते, क्योंकि वैसे तो स्वस्थ सभी ले सकते हैं, पर बाकी अगर आपके पास आयुर्वेदाचार्य है आसपास तो उससे बातचीत करके, हमारे गौशालाओं के अंदर भी पंचगव्य के एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो वैसे जनरली आप थोड़ा सा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो जल के साथ मिक्स करो, अर्क लिया करो, गोमूत्र का जो फिल्टर होके अर्क बनता है, उस अर्क में पानी मिला के आप 1 चम्मच बहुत है, 1 गिलास पानी, पता नहीं चलेगा। सर और एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे कि मैं बाहर रहती हूँ और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं प्रोडक्ट जो है वो सही यूज़ करूँ, या फिर तो यहाँ जो बाहर लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए क्या सजेशन है, उन्हें कौन सा डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? क्योंकि अभी आपने कहा कि अमूल जो है वो सारे पूरे वर्ल्ड में डिसाइड अमूल करता की है। क्वालिटी तो वैसे बहुत अच्छी है, क्योंकि अमूल ने जो चीज की है ना, वो वर्ल्ड में क्या कहीं कोई कर नहीं सकता। कितना लोगों को रोजगार दिया है। आप गुजरात और वहां पे गाँव देखो आप, 50 भैंस 100 भैंस वो क्या तो गौशालाएं बनी है। हाँ। रोजगार बड़ा मायने रखता है और बहुत सारी गाय और इतनी चीजें, अमूल ने बहुत बड़ा काम किया। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम सुमित है। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भारत में ये माना जाता है कि जो गाय है वो एक ऐसी जानवर है जो सिर्फ ऑक्सीजन लेती है। माता। हाँ, गाय माता जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। या गाय बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसे मिथ माना जाता है। तो सर वाकई में आप एक गौ सेवक है, गौरक्षक है? कहीं पे साइंटिफिक नहीं है भैया कोई भी चीज, जो हम इंसानों की तरह वो भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये प्रूवन नहीं है। पर गाय के गोबर और गोमूत्र से जो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं वो आपके वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। सर आप गौरक्षक है, गौ सेवक है सर, कहा जाता है इससे कि मतलब स्वास्थ्य संबंधित चीजें मतलब खत्म हो जाती है। तो सर कभी आपने ऐसा कुछ देखा है, नोटिस किया आपने स्वास्थ्य संबंधित, मतलब ट्यूबरक्लोसिस ये सब, सांस लेने गाय के पास में? जी। गाय जी नहीं, ऐसा कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। सांस लेने की समस्या खत्म हो जाती है गौमूत्र से कह रहे हैं? गौमूत्र से हाँ, उपयोग करिए ना। जो चीजें आप फर्क महसूस करेंगे सब चीजों के अंदर। गोमूत्र आपकी जो दूसरी दवाई ले रहे हैं ना आयुर्वेदिक की या दूसरी, उसकी क्षमताओं को भी बढ़ाता है और कई चीजों में डायरेक्ट असर करता है। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। मैं विनय हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा पर्सनल है क्वेश्चन ये है कि पालने के लिए सबसे अच्छी गाय कौन सी है, और जो सेवा की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से जो साहिवाल एकदम साहिवाल। मैं तो साहिवाल को मानता हूँ इस एरिया में जहाँ हम लोग हैं, हर एरिया की साहिवाल और सभी देशी गाय अच्छी है, पर अपने क्षेत्र की गाय उपयोग करें। स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करें तो कहते हैं कि HF है या और भी जो अमेरिकन है एक नस्ल, कि उसका दूध जो है वो मतलब फायदे की बजाय नुकसान देता है। A1 है ना उसमें, A1 देखिए प्रोटीन का जो है ना कंपोनेंट, उसमें A1 आता है। A1 क्या है, आर्टिफिशियली डेवलप करा गया है, वो मिल्क था ही नहीं। और A2 जो हमारे देश की गाय है वो महंगी इसलिए होती है, उसका दूध महंगा है क्योंकि उसका गाय महंगी है, पहली बात, इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, लेकिन अमृत है। आप चांदी से सोने का कंपेरिजन तो नहीं कर सकते ना, तो वो है। अच्छा, एक और जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है वो ये है कि आपने जो मुहिम शुरू की है इसको परवान चढ़ाने के लिए या मकाम तक पहुंचाने के लिए, मुझे लगता है कि जब तक युवा इससे नहीं जुड़ेगा तब तक ये अपने जो आपने टारगेट सेट किया है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। और युवा
तब तक नहीं जुड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उसे इसमें बिजनेस एस्पेक्ट नहीं दिखाई देगा। आस्था से अर्थव्यवस्था, क्या हमारा आस्था से अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए आप मतलब युवाओं को जोड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर आप कोई भी आंदोलन है, कोई भी मुहिम है, कैंपेन चलाते हैं, वो तब तक सफल नहीं होता है कि जब तक उससे यूथ जो है कनेक्ट ना हो। तो उसके लिए आपका क्या एक खास प्लान है? पहली बात तो हम लोग आज न्यूज रूम में आए हैं तो गौराष्ट्र यात्रा के कारण ही आए, और दूसरा मुहिम को बढ़ाने के लिए और चीजों के लिए यही प्रयास है, जो अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे युवा काम कर रहे हैं, अच्छे काम के उनको जाए। और हम जो गौशाला, आपकी गौशाला में हर संडे को जो कॉर्पोरेट के यूथ होते हैं उनके लिए आगमन आते हैं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ पे प्रवीण शेट्टी जी ने शुरू किया था, अभी 2 दिन पहले था। तो ऑनलाइन हमने सिर्फ मैसेज स्प्रेड किया कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है। भैया उसके अंदर सब कॉर्पोरेट के लड़के और अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके आए और ट्रेनिंग लेने के लिए कि गोपालन कैसे करना है। बदलाव तो आ रहा है और जागरूकता फैलाएंगे, इस बदलाव आए। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटेड खेती की या गौपालन की बात करें कि गौपालन के साथ साथ इंटीग्रेटेड अगर कोई काम करना चाहता है, जैसे कि आपने बताया अभी कि गोबर को कैसे बेचना है, क्या करना है, तो इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ ली जा सकती है अगर कोई लेना बहुत सारी चाहे? संस्थाएं ट्रेनिंग कर रही है, आप राष्ट्रीय गौ सेवा संघ की वेबसाइट से भी देख सकते हो। और विशेष बात प्राकृतिक खेती, जो हम ऑर्गेनिक खेती, जो प्राकृतिक खेती कहेंगे ना, जीरो लागत खेती, इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। गोबर, हम क्या होता है कि गाय चारा खाती है, चारा खाया और गोबर निकला, गोबर गया खेत में बीज डाला और फिर से चारा हो गया। और यही सिस्टम हमारे यहाँ था, अनाज था जो हमने बेच के अपना कमाई कर ली, ये सिस्टम हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा था, उससे हम हट गए। तो पहले कहते थे ना, सर्वोत्तम तो खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। अब उस नौकरी के लिए मारामारी होती है, 5-5 साल 10-10 साल जीवन के खराब होते हैं और उसके बाद में भी लगती नहीं कई बार, या प्राइवेट नौकरी के लिए भी आदमी प्रयास करता है। तो सबसे अच्छी तो खेती हुआ करती थी। अब खेती में एक बीज बोते हो, कितना होके बाहर आता है? 1500 होके बाहर आता है कि नहीं आता? तो ट्रेनिंग आपका जो संस्थान है राष्ट्रीय गौ संघ हमारे संस्था भी देती है। इसके अलावा बहुत सारे गौ सेवक विभिन्न जगहों पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। पंचगव्य बनाने की, उत्पाद बनाने की भी ट्रेनिंग होती है। मार्केटिंग कैसे करनी होगी, हमारे इस संस्था के माध्यम से भी मार्केटिंग कैसे करना है, आप पैकिंग कैसे करोगे, डिजाइनिंग कैसे करोगे। सर्वाइव करना है तो आपको हर चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करोगे, एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो ये सारी ट्रेनिंग आपका संस्था बिल्कुल जल्दी शुरू कर देगा सब। शुरू कर देगा या अभी शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए लोग कर भी रहे, शुरू भी है। और हम तो, मेरे वीडियोज इसीलिए है, हम लोग जो डेयरी एग्री कंसल्टेंट चैनल पे वीडियोस डालते हैं, वो इसी जानकारी का ही वीडियो होता है। रोज एक अनोखी कहानी, अनोखी बात, अनोखी चर्चा रोज आती है उस पर। एक आखिरी सवाल लेते हैं। जय श्री राम सर। सर मेरा सवाल ये है कि गाय का घी वजन कम करने के लिए कितना मदद वो है? आप घी, कोई कहता है ना कि घी वजन बढ़ाएगा, घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आप 100 ग्राम घी खा के देख लो, आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा, शरीर एकदम फ्रेश हो जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको, अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ इसे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाखों करोड़ों में लोग होंगे जो गौ को माता मानते हैं। इसके बावजूद आपको ये यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या है कि आपको क्या लगता है कैसा सपोर्ट मिल सकता है आपको? आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। सब गौ भक्तों का साथ मिल रहा है और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और यात्रा निकालनी पड़ी, भी बड़ी विडम्बना है, सही कहा आपने। क्योंकि क्या होता है कि सुबह से शाम की जिंदगी में आदमी व्यस्त हो गया, उसको नौकरी करनी है, उसको अपनी किस्त भरनी है, रोज की चिंताओं में रहना है। जब ऐसी कोई यात्रा, ऐसी कोई चीज होती है ना, जागते हैं लोग, जुड़ते हैं लोग, तो करने इच्छुक आदमी आपके पास आता है, फोन आते हैं। ऐसे कई लोगों के फोन आते हैं कि यात्रा में हम साथ साथ चलना चाहते हैं। हालांकि संभव हो नहीं पाता क्योंकि हम आगे कहाँ पहुंचेंगे, व्यवस्था है, वो चीजें सब देखनी पड़ती है, पर जगह जगह हम ग्रुप बना के जुड़ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि गाय को हमने घर से निकाल दिया, शहरों की भागदौड़ के अंदर आ गए। और मैं तो कहता हूँ कि आज जो स्थिति के अंदर लोग कर रहे हैं कि कमाई नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है, उनमें भी जो गरीब आदमी होता है ना, वो ज्यादा गाय की सेवा कर रहा है। मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि गाँव में गाय के दूध से अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन उनको ग्लोबल पहचान की ज़रूरत है, वो आइडेंटिटी उनको नहीं मिल पा रही। तो आप लोग इसमें कैसे मदद करेंगे? और अगर कोई गांव में रहने वाला या गौ अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई आदमी है, वो अपने इस व्यापार को और समृद्ध करना चाहता है, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? आप उसमें क्या मदद करेंगे उसकी? हमारे जो राष्ट्रीय गौ सेवक संघ है, जीव जंतु कल्याण एवं कृषि शोध संस्थान हमारी संस्था है, उसके माध्यम से 24 घंटे हमारे फ़ोन नंबर्स रहते हैं, उस पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे चैनल्स पे वीडियोस रहते हैं, उसके माध्यम से बात कर सकते हैं। जो भी समस्या है उसके लिए हम सदैव तैयार हैं।
और जो उत्पाद आप बनाते हो उसको मार्केट कैसे करना है, पैकिंग कैसे करनी है, उसकी जो भी चीजें है उसके लिए भी हम हमेशा जल्दी हम लोग ऐप भी लेकर के आ रहे हैं, ऐप भी। और वेबसाइट पे आपका चैट बोर्ड भी चलेगा, यानी कि रात को 4 बजे आपको मन बाल पूछने गाय बीमार है तो एआई भी यूज करेंगे हम उसमें, एआई भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एआई के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम लोग ऑटोमेट कर देंगे उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग एक अद्भुत मुहिम चला रहे हैं और मैं ये अपने देश के सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका जितना वो सपोर्ट कर सके करें। मैं खुद एक न्यूज़ एंकर होने के नाते भी आपकी इस मुहिम में पूरी तरह खड़ा हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जहां मुझे कहेंगे मैं वहां आपके साथ खड़ा मिलूंगा, क्योंकि एक ऐसी मुहिम है कि हमारे देश को भी एक नई पहचान दे सकता है और हमारी संस्कृति को बड़ा मजबूत कर विडम्बना देखो भैया, गाय के लिए गो राष्ट्र यात्रा 1966 के अंदर, मैं तो विडम्बना देखता हूँ मन से, 1966 में हजारों संतों को गोलियां लग गई। आप कहीं पे भी सर्च करो चीजों में बहुत कम, उसके बाद तो जेपी ने आंदोलन किया था, बहुत कम रिकॉर्ड आता है। स्वामी करपात्री जी महाराज, उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, उसके बाद दिल्ली में मारा था उनको इंडिया गेट पे। एक रिपोर्ट बनी थी उस समय जो गायों और उन्हीं का अभिशाप एक खास परिवार को लगा भी। उसके बाद जेपी आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ आप देख ही रहे हैं, और आज क्या है, जो सरकार में थे वो सरकार में आने की हालत भी नहीं अगले 100 साल तक। रिपोर्टें दबा दी गई, ऐसी ऐसी रिपोर्टें दबा दी गई। बांग्लादेश बॉर्डर से इतनी गाय बाहर जाती थी, ये तो अभी सरकार के आने के बाद इतनी फेंसिंग चीजें हुई है, ऐसी क्यों हो रहा है? इनसे जरूरी है, इसके लिए प्रयास सभी को मिलकर तो आप करना इसमें पड़ेगा। इस पूरी मुहिम में किस तरह से समर्थन देंगे अपना कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ये मुहिम चूंकि आपसे जुड़ा हुआ है, देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ही इसे आगे बढ़ाना है, आप ही इसके संवाहक हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुहिम में आपके आसपास के, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कलीग, सारे लोग जुड़ते चले जाएं, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा। और हाँ, आपके गांव, आपके शहर में अगर कोई गौ पालक है जो गाय पालता है तो उसे भी ये वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि वो अपने व्यापार को, अपनी अर्थव्यवस्था को इस वीडियो के माध्यम से मजबूत भी कर सकता है। नमस्कार।